रैपिड रिवीजन की इस सीरीज में आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए फिर एक नया चैप्टर। इस चैप्टर को हम ऑलरेडी बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं, तो आज हम देखेंगे इसका रैपिड रिवीजन। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो, बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आपका ये बहुत बड़ा सा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी बॉडी जो है वो इतना ज्यादा कंट्रोल्ड मैनर में कैसे काम करती है? इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमने जो पढ़ा था वो क्या था कि हमारी बॉडी इतना कंट्रोल्ड मैनर में कैसे फंक्शन कर सकती है, कैसे जो है इतना कंट्रोल्ड मैनर में हाथ पैर जो है इसके बढ़ सकते हैं। मतलब कभी ऐसा नहीं होता कि हमारा हार्ट छुट्टी पे चला जाए। यार कभी तो मूड हो हमारे हार्ट का कि चलो ना यार, आज तो कॉफी पीने चलते हैं, आज घूमने चलते हैं, आज यहाँ चलते हैं, आज वहां चलते हैं। पॉसिबल है क्या? नहीं है। हमारा स्टमक अगर एक दिन बोल दे कि अरे नहीं यार, आज तो मेरा बस सोने का मूड है, पॉसिबल है? बिल्कुल भी नहीं है। अगर हमारी बॉडी के ऊपर से कहीं से कोई फिंगर, कहीं से कोई डिफरेंट एक आई अगर निकल के आ जाए, कहीं से एक नया कान निकल के आ जाए तो कैसा लगेगा? तो हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। पता चला एक मुंह की जगह हमारी मम्मी के या हम अदर जो पर्सन है या हम खुद है या अदर हमारे जो फ्रेंड्स है, पापा है, हमारे फैमिली मेंबर्स है, हमारे टीचर्स है, कैसा हो अगर उनके एक मुंह की जगह दूसरा एक और मुंह कहीं से निकल के आ जाए, कहीं एक गाल पे आ जाए, कहीं एक हाथों पे कहीं पे आ गया, तो कैसा लगेगा? पॉसिबल नहीं है ये चीजें। लेकिन इमेजिन करके देखो, जो ऑलरेडी टीचर्स हमें पूरे दिन डांटते रहते हैं एक मुंह से भी, और दो दो मुंह होंगे तो हम कितना परेशान हो जाएंगे। लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होता है। हमारी बॉडी बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड मैनर में काम करती है। तो वो कंट्रोल्ड मैनर में काम क्यों कर रही है, क्यों इतना कोऑर्डिनेशन है हमारी बॉडी के अंदर कि हर काम बहुत ही परफेक्ट मैनर में होता है। इतना परफेक्ट तो कहीं पर नहीं होता जितना परफेक्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर होता है। हमारे ब्रेन को सब कुछ पता होता है। हमारा ब्रेन जो है बहुत इंस्टेंट वर्क करता है। हमारी बॉडी को ये भी पता है कि हमें कितना ग्रो होना है। अगर हम इतने हुए तो हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स ना प्रॉपरली रेशियो में ग्रो होंगे। ऐसा नहीं है कि लेग जो है वो बहुत लंबे हो गए, लेकिन जो हमारा ये बाकी का जो पोर्शन था, गले से लेकर जो हिप एरिया तक का पोर्शन था, यानी जो हमारा स्टमक है, चेस्ट एंड ऑल, वो तो बिल्कुल इतने से एरिया में कवर हो गया, बाकी इतने लंबे हमारे क्या हो गए? पैर हो गए। पॉसिबल है? ये भी पॉसिबल नहीं है। इतना बड़ा शरीर होने के बाद में अगर इत्तू सा मुंह हो जाए, फेस हमारा इत्तू सा हो जाए, छोटा सा, तो कैसा लगेगा? ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चल रहा है हमारी बॉडी के अंदर, ये सारा आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि आज हम रिवाइज करने वाले हैं। ऑलरेडी हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं कि हमारी बॉडी का इतना जो कंट्रोल्ड मैनर में जो ये काम हो रहा है, जो इतना कोऑर्डिनेशन के साथ में जो ये काम हो रहा है, वो कैसे होता है? तो देखो, ये कोऑर्डिनेशन जो है ये दो टाइप से हो सकता है। ये जो कोऑर्डिनेशन है ये दो टाइप से हो सकता है। फर्स्ट टाइप इज नर्वस कोऑर्डिनेशन, फर्स्ट टाइप इज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड सेकेंड टाइप इज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन क्या क्या टाइप हुए? फर्स्ट टाइप है नर्वस कोऑर्डिनेशन, देन सेकेंड टाइप क्या होता है? हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है। देखो, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसके अंदर तो कौन आएगा? हमारा नर्वस सिस्टम आएगा। ये नर्वस कोऑर्डिनेशन किसकी वजह से होता है? तो ये होता है हमारे नर्वस सिस्टम की वजह से। नर्वस सिस्टम जो है उसकी वजह से क्या हो रहा है? नर्वस कोऑर्डिनेशन हो रहा है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन जो होता है वो होता है हार्मोन्स की वजह से। हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन क्यों हो रहा है? ये हमारे हार्मोन्स की वजह से होता है। फाइन। अब ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है ये कहाँ काम आता है? तो हमने सुना है कि भाई हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है? नर्व्स होती है, बहुत सारी नर्व्स होती है हमारी बॉडी के अंदर। नर्वस कोऑर्डिनेशन इंस्टेंट काम में हेल्प करता है। मतलब कहीं पे अगर गर्म चीज को टच कर लिया है तो हम क्या बैठ के सोचेंगे कि अच्छा यहाँ टच किया है, फिर यहाँ से इंफॉर्मेशन जाएगी, फिर हम ब्रेन को बताएंगे कि अरे यार गर्म चीज को टच कर लिया है, तो ब्रेन बोलेगा अच्छा अच्छा तो ठीक है, एक काम करो, हाथ हटा लो। फिर धीरे धीरे इंफॉर्मेशन आएगी और फिर हम हाथ हटाएंगे, तब तक तो हम खुद ही जल जाएंगे, भाई हमारा हाथ भी जल जाएगा, जिस भी पर्सन ने उसको टच किया हुआ है हाथ जल जाएगा। तो ये तो पॉसिबल होता नहीं। वहां पर क्या चाहिए? इंस्टेंट रिएक्शन चाहिए। तो ये इंस्टेंट रिएक्शन किसकी वजह से आता है? हमारा ब्रेन जो है वो इंस्ट्रक्ट कर देता है, लेकिन उसके पास इंफॉर्मेशन लेकर जाना, वहां से इंस्ट्रक्शंस को लेकर आना, ये सारा काम किसका होता है? ये सारा काम होता है हमारे नर्वस सिस्टम का। यानी कि हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करेगा? ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह काम करता है और बहुत ही क्विक होता है, ये बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की तरह काम करता है और बहुत ही क्विक, बहुत ही फास्ट होगा ये। फाइन। लेकिन जो हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है ये थोड़ा सा ढीला है, थोड़ा सा ये आराम आराम से काम करता है। हार्मोनल कोऑर्डिनेशन डायरेक्ट नहीं हो सकता। हॉर्मोन्स को एक पर्टिकुलर ग्लैंड रिलीज करता है और वो हार्मोन अपने टारगेट एरिया तक जाएगा। पहले तो अपने टारगेट एरिया तक पहुंचने के बाद में क्या करेगा? फिर वहां पर अपना काम शुरू करेगा। तो जो हमारी ग्रोथ होती है ना, कोई इतना लंबा हो जाता है, कोई बिल्कुल छोटा सा रह जाता है,
कोई मीडियम साइज का हो जाता है। तो ये सारा क्यों होता है? ये सारा भी हमारे हार्मोन्स की वजह से होता है। आपने नोट किया होगा कि भाई 11 और 12 इयर्स की एज के बाद या 13 ईयर की एज के आसपास जब आप आ जाते हो तो बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस होने लगते हैं। तो वो बहुत सारे चेंजेस क्यों होते हैं? वो भी हार्मोन्स की वजह से होते हैं। वो कोई इलेक्ट्रिकल इंपल्स की वजह से नहीं होते हैं, वो किसकी वजह से होंगे? हार्मोन्स की वजह से होंगे। फाइन। तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स या नर्वस सिस्टम हमारा कहाँ काम करेगा? जहां पर हमें इंस्टेंट रिएक्शन की जरूरत होगी। मतलब अगर कोई गर्म चीज को टच कर लिया, किसी ठंडे चीज को टच कर लिया, कहीं पे सुई चुभ गई, तो क्या होगा उस टाइम पर? उस टाइम पर आपका नर्वस सिस्टम काम करेगा और जो बाकी के काम होते हैं वहां पर कौन वर्क करेगा? हमारे हार्मोन्स वर्क करेंगे। हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में कौन हेल्प करेगा? हमारे हार्मोन्स वर्क करेंगे। फाइन। अब ये जो नर्वस सिस्टम और ये जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन वाला सिस्टम है, यानी ये जो पूरा कोऑर्डिनेशन होता है दोनों टाइप से, ये कोऑर्डिनेशन किसमें हो सकते हैं? ये कोऑर्डिनेशन होते हैं ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। ह्यूमन बीइंग्स के अंदर नर्वस सिस्टम भी नर्वस कोऑर्डिनेशन भी होता है एंड ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन भी होता है। अगर हम बात कर ले हमारे प्लांट बॉडी की, तो प्लांट बॉडी के अंदर ओनली एक ही कोऑर्डिनेशन होता है, दैट इज हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। क्यों होगा प्लांट बॉडी में सिर्फ एक? क्या कभी देखा है कि प्लांट की भी नर्व्स होती है? क्या सुना है? कभी नहीं सुना होगा, बिकॉज प्लांट की नर्व्स नहीं होती है। प्लांट को अगर कट भी करेंगे तो हमें पता है कि प्लांट को पेन नहीं हो रहा है, क्योंकि उसके अंदर मसल्स नहीं है, उसके अंदर नर्वस सिस्टम नहीं है, सो उनको पेन नहीं होता है। और हमारी बॉडी के अंदर अगर हम देखें तो एक माइनर छोटे से पार्ट में भी अगर हम देखेंगे तो वहां पर मिलियंस ऑफ नर्व्स होती है। ठीक है, चलो, आई होप कि आपको इतनी चीज तो क्लियर हो गई है कि वी हैव टू टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन, दैट इज नर्वस कोऑर्डिनेशन एंड हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। और हमें जो पढ़ना है वो ह्यूमन बीइंग्स के लिए, तो ह्यूमन बीइंग्स में तो हमें दोनों को पढ़ना पड़ेगा, लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करें तो हम सिर्फ किसको पढ़ेंगे? हार्मोनल कोऑर्डिनेशन को पढ़ेंगे, कि प्लांट बॉडी के अंदर कौन कौन से हार्मोन्स होते हैं और वो किस किस तरह से वर्क करते हैं। चलो आगे आ जाते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे हमारी बॉडी के रिसेप्टर्स को। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन बॉडी के बारे में हम पढ़ना। सबसे पहले ह्यूमन बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है, जो नर्वस कोऑर्डिनेशन, ह्यूमंस का जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसको हम पढ़ने वाले हैं। तो इस नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर तो सबसे पहली चीज है वो है रिसेप्टर्स। देयर आर सो मेनी रिसेप्टर्स, मोस्टली 5 रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स क्या करते हैं? तो ये हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेंसेशंस में हेल्प करते हैं। सेंस ऑर्गन्स के बारे में सुना होगा, आईज सुना है, सेंस ऑर्गन्स में ईयर सुना है, टंग सुना है। तो ये जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, उन्हीं से रिलेटेड हमारे 5 रिसेप्टर्स भी होते हैं। फाइन। तो जो फर्स्ट रिसेप्टर है उनको हम कहते हैं फिनोरिसेप्टर। फिनोरिसेप्टर जो कि हमारे इनर ईयर के अंदर पाया जाता है। इनर ईयर के अंदर एक फिनोरिसेप्टर पाया जाता है जो क्या काम करता है? तो ईयर के अंदर है तो क्या करेगा? हियरिंग में हेल्प करेगा, किसी चीज को सुनने में हेल्प करेगा। फाइन। सेकंड आते हैं हमारे फोटो रिसेप्टर, जो कि फोटो क्लिक करता है। तो ये जो फोटो क्लिक कर रहा है कौन करता है? ये हमारी आईज करती है। तो फोटो रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? ये हमारी आईज के अंदर होते हैं और ये विजुअल स्टिमुलस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाए हम थर्मो रिसेप्टर। थर्मो रिसेप्टर मतलब थर्मल का जनरली मीनिंग जो है हम रिलेट करते हैं हमारी गर्मी से। तो थर्मो रिसेप्टर है, गर्म चीज को टच किया तो कौन हेल्प करेगा उसको फील करने में? स्किन हेल्प करेगी। तो स्किन के अंदर कौन होता है? थर्मो रिसेप्टर होता है, जो हमारे पेन, टच और हीट को सेंस करने में हमारी हेल्प करता है। किसी ने टच किया है, किसी ने कहीं पे हीट लग रही है, गर्मी हो रही है, गर्म चीज को टच कर लिया, या कोई पेन हो रहा है, तो उसको कौन चेक करेगा? उसको कौन फील करेगा? थर्मो रिसेप्टर्स, जो कि हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट आ जाओ ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर जो है ना, ये ऑलराउंडर है। ये क्या करती है? सब जगह पर ना अच्छी अच्छी खुशबू लेने लगती है। होता नहीं है किसी रेस्टोरेंट के पास में से निकलते तो हमें अरे वाह चाइनीज की खुशबू आ रही है। घर में एंटर होते ही हमें कई बार लगता है कि मम्मी अगर सपोज कुछ बना रही है तो हमें अरे वाह किसकी खुशबू आ रही है, क्या बनाया है आपने? तो सीधा हम जाके वो चेक कर लेते हैं। क्यों चेक करते हैं? बिकॉज हमारी नोज के अंदर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि हमें स्मेल को डिटेक्ट करने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आता है गस्टेटरी रिसेप्टर। गस्टेटरी रिसेप्टर जो कि हमारी टंग के अंदर प्रेजेंट होता है और ये टेस्ट डिटेक्शन में हेल्प करता है। तो टंग हमारी क्या काम करती है? बेसिकली वो टेस्ट को डिटेक्ट करती है। तो वैसे ही जब हम गस्टेटरी रिसेप्टर्स की बात करेंगे तो ये क्या कर रहे हैं? ये हमेशा टेस्ट को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट थिंग जो अब हमें पढ़नी है, अब हम आ जाते हैं हमारे ह्यूमन नर्वस सिस्टम पे। नेक्स्ट थिंग मतलब जो हमारी फर्स्ट थिंग है आज पढ़ने के लिए, तो फर्स्ट थिंग है ह्यूमन नर्वस सिस्टम। कि बॉडी के अंदर, ह्यूमन बीइंग के अंदर किस तरह से नर्वस सिस्टम जो है वो काम करता है। भाई प्लांट बॉडी के अंदर तो होता ही नहीं है, तो ह्यूमन बॉडी के अंदर जो नर्वस सिस्टम है वो क्या काम करेगा, किस टाइप का होता है और कौन कौन से उसके पार्ट्स होते हैं। तो देखो,
ह्यूमन नर्वस सिस्टम के अंदर जो सबसे पहला नर्वस सिस्टम है दैट इज सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सबसे पहला नर्वस सिस्टम कौन सा होता है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको हम कहते हैं CNS हम कह सकते हैं बिल्कुल शॉर्ट के अंदर। अब सेंट्रल नर्वस सिस्टम है तो नाम से हमें क्या समझ में आया कि बिल्कुल सेंटर के अंदर होने वाला है। सेंट्रल है तो सेंटर के अंदर ही प्रेजेंट होगा, डेफिनेट सी बात है। तो जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट होने वाला हमारा नर्वस सिस्टम होता है उसे हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये हमारी बॉडी के दो पार्ट से मिलकर बना होता है। अब पूरी बॉडी के अगर सेंटर में हम चेक करें तो क्या है, ये है हमारी बॉडी का सेंटर। यहाँ पे क्या होता है, हमारा ब्रेन होता है। यहाँ पे कौन होता है, हमारा ब्रेन होता है। तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है दैट इज ब्रेन। सेकेंड पार्ट क्या होगा, तो ब्रेन से थोड़ा नीचे उतरो, नीचे उतरेंगे तो क्या नजर आएगा, गर्दन हमारी। ये हमारा गला नजर आए, यहाँ हमें गर्दन नजर आई। इस गर्दन के पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको लगेगा कुछ हार्ड हार्ड सा है, और उसके बाद और नीचे चेक करोगे तो हमें लगेगा अच्छा बहुत लंबा सा कुछ है जो बहुत छोटी छोटी बोन से मिलकर बना है। वो क्या होता है, हमारा वर्टेब्रल कॉलम। लेकिन हमारे वर्टेब्रल कॉलम के अंदर एक चीज प्रेजेंट होती है जिसको हम कहते हैं स्पाइनल कोड। ठीक है, उसके अंदर कौन होता है, स्पाइनल कोड होता है। तो ये ब्रेन और स्पाइनल कोड जो है ये मिलकर क्या बनाते हैं, ये मिलकर हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ब्रेन और स्पाइनल कोड मिलकर क्या बनाएगा, हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएंगे। अब इस ब्रेन के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिनको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हाइंड ब्रेन होता है। तीनों के फंक्शंस को भी हमें देखना है। फाइन। सेकेंड आ जाता है हमारे पेरीफेरल नर्वस सिस्टम पे। पेरीफेरल का मतलब होता है बिल्कुल जो साइड्स में होते हैं। भाई सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो हमारा सेंटर वाला पोर्शन हो गया, बट हमारी बॉडी के साइड में भी तो बहुत सारा पार्ट है। तो जो साइड वाला होगा, पेरीफेरल का मतलब साइड्स होते हैं, बिल्कुल साइड के अंदर। तो पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन होगा, हमारा साइड वाला पोर्शन होगा। ठीक है, उसके अंदर क्या होंगी, सिर्फ नर्व्स होंगी। इस PNS यानी पेरीफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन होंगी, ओनली हमारी नर्व्स होती है। लेकिन नर्व्स को भी हमने क्या किया है, 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। क्यों कर दिया है, बिकॉज कुछ ऐसी नर्व्स होती है जो कि हमारे ब्रेन से निकल के आती है, कुछ ऐसी नर्व्स होती है जो हमारे स्पाइनल कोड से निकल के आएगी। तो जो ब्रेन से निकल के आने वाली होती है, जो अराइज होती है हमारे ब्रेन से, उसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। क्या कहते हैं उसको हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। ठीक है, जो कि हमारे ब्रेन से निकलकर आने वाली है। नेक्स्ट आता है हमारे पास में स्पाइनल नर्व। स्पाइनल नर्व का मतलब होता है जो कि स्पाइनल कोड से निकल के आ रही है। स्पाइनल कोड से निकल के आने वाली सारी जो नर्व्स होती है उनको हम क्या कहते हैं, स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। देन हम आते हैं हमारे थर्ड टाइप ऑफ नर्वस सिस्टम पे, दैट इज ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का मतलब होता है कि हमारी बॉडी का ऐसा नर्वस सिस्टम जो अपने आप काम करता है। तो अपने आप कहाँ काम करता है, तो देखो जब भी हम कभी भाग कर आते हैं, जब भी हम कहीं अगर खड़े हैं और बाई चांस हमारे आसपास में कोई कुत्ता है और वो हमें घूरे जा रहा है, ठीक है बेटा थोड़ी देर रुक जा, फिर तुम्हें देखते हैं। फिर क्या हुआ, अचानक से पता नहीं उसको क्या मूड हो गया, वो अचानक से अगर भागने लगे हमारी तरफ तो क्या होगा, हम भी तो बिना सोचे समझे भागेंगे। और उस सर्टेन सिचुएशन में आप अगर कभी नोट करें तो आपको पता चलेगा कि हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हम पसीने पसीने हो जाते हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं। जब हम एकदम से डर जाते हैं तब भी क्या होता है, हमारी हार्ट बीट एकदम तेज हो जाती है, एकदम से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता है, हम बहुत परेशान होते हैं, हमारे फेस के एक्सप्रेशन एकदम से चेंज होने लग जाते हैं, पसीना ज्यादा आने लग जाता है। तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, तो ये हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है। और वहीं आप देखेंगे कि उस सर्टेन सिचुएशन के बाद में जब कुत्ता वहां से चला जाता है तो हमारी बॉडी को हमें बोलना नहीं पड़ता है कि बेटा प्लीज थोड़ा शांत हो जा, शांत हो जा, शांत हो जा। हमारे हार्ट को हम ये नहीं बोलते हैं कि अरे नहीं नहीं बस 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 सब ठीक हो गया, सब ठीक हो गया, अब चुप हो जाओ, अब शांत हो जाओ। ब्लड प्रेशर को हम ये नहीं बोलते हैं कि बस अब ब्लड फ्लो अब कम हो जाओ, फटाफट से आराम से नॉर्मल हो जाओ, जल्दी से नॉर्मल हो जाओ। ये हम नहीं बोलते हैं, ये हमारी बॉडी अपने आप करती है। हमारी बॉडी का ब्लड प्रेशर है, हार्ट बीट है, सब कुछ अपने आप इंक्रीज होता है और साथ ही साथ में अपने आप डिक्रीज भी होता है, अपने आप नॉर्मल कंडीशन में भी आ जाता है। तो बिकॉज ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम या ANS के भी 2 पार्ट होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो है हमारे हर चीज को इंक्रीज करने का काम करेगा, पैरासिम्पैथेटिक जो है वो हमारे हर चीज को डिक्रीज करने का काम करेगा। मतलब कि हार्ट बीट बढ़ रही है, ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, तो कौन काम कर रहा है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, बिकॉज ये हमें सिंपैथी दे रहा है कि बच्चा कोई बात नहीं, कुत्ता पीछे पड़ गया, कोई बात नहीं, भागो भागो भागो। तो भागेंगे तो क्या होगा, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, तो उस सर्टेन सिचुएशन में ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है और हार्ट बीट भी तेज हो जाती है। लेकिन वही जब हम बात कर रहे हैं पैरासिम्पैथेटिक की, तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है, हमारी बॉडी को कंट्रोल में लाने का काम करेगा। जितना ज्यादा वो परेशान हो चुकी है, जितना ज्यादा हर चीज को बढ़ा चुकी है,
उस चीज को कंट्रोल में लाने का काम कौन करता है? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम करता है। चलो, सो आई होप कि आपको ये छोटा सा पार्ट क्लियर हो गया होगा। अब देखो हमारी बॉडी का जो नर्वस सिस्टम है वो किससे बना होता है? तो हमारी बॉडी जो है पूरी पूरी किससे बनी है? बहुत सारे सेल से बनी है। तो नर्वस सिस्टम भी तो किसी ना किसी सेल से बना होगा। तो हमारा नर्वस सिस्टम बना है न्यूरॉन सेल से। नर्वस सिस्टम किससे बना है? न्यूरॉन सेल से बना है। और ये क्या है? न्यूरॉन का सेल है। इस न्यूरॉन सेल के पार्ट्स को हमें याद रखना है, इस डायग्राम को हमें याद रखना है। बहुत ही इजी सा डायग्राम है ये, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ये नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या है देखो, सेंटर के अंदर जो ये स्टार जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है, ये स्टार जैसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? हम उसको कहते हैं सेल बॉडी। इसको हम क्या कहते हैं? सेल बॉडी कहते हैं, ठीक है। अब इस स्टार जैसे स्ट्रक्चर में देखो, जहां जहां पर कॉर्नर से ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है इनके, इन पॉइंट्स पे देखो बहुत सारे बाल निकल के आए हुए, बहुत सारे बाल है इन पॉइंट्स के ऊपर। देखो ये बहुत सारे ये बाल निकल के आए हुए हैं। और इन बालों को क्या कहा जाता है? तो इन बालों को कहा जाता है डेंड्राइट्स। क्या कहते हैं इनको? डेंड्राइट्स कहते हैं, ठीक है। इस सेल बॉडी के अंदर सेंटर के अंदर देखो एक सर्कल बना है, और इस सर्कल को क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहा जाता है। द फर्स्ट पार्ट इज द स्टार लाइक स्ट्रक्चर दैट इज कॉल्ड सेल बॉडी। इनसाइड द स्टार लाइक स्ट्रक्चर देयर इज अ सर्कल, उसको हम क्या कहेंगे? न्यूक्लियस कहते हैं। एंड जो स्टार के जो कॉर्नर्स होते हैं वहां पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हुए हैं, कुछ फैला हुआ है, उन्हें हम कहते हैं डेंड्राइट्स। तो देयर इज अ पर्टिकुलर पॉइंट जिससे क्या होता है? एक डेंड्राइट बिल्कुल लंबा सा चला जाता है। बहुत सारे डेंड्राइट्स नहीं आए हैं, लेकिन एक ही डेंड्राइट था, वो क्या हो गया? वो एकदम लंबा सा चला गया। अब इसके ऊपर क्या होता है? कुछ स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जिनको हम कहते हैं एक्सॉन कहते हैं। ये जो सेल है ये क्या है? ये एक्सॉन है। ये सारे सेल्स क्या है? ये एक्सॉन है। और एक्सॉन के बाद देखो लास्ट जो ये खत्म होगा, यहाँ पर ये क्या है? ये है नर्व एंडिंग्स। ये क्या है? ये वाली ये है नर्व एंडिंग्स। सो ये था हमारा न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। इस न्यूरॉन को बिल्कुल छोटा सा नहीं समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। एग्जाम के अंदर कई बार इसका स्ट्रक्चर जो है वो हमें पूछा जाता है, एंड इससे किस तरह से इंपल्स जो है वो ट्रांसफर होते हैं वो भी पूछा जाता है। देखो बेसिकली होता क्या है, यहाँ तक तो हमें स्ट्रक्चर क्लियर होगा कि सेल बॉडी है, एक्सॉन है, नर्व एंडिंग है, फाइन। इस नर्व एंडिंग से क्या होता है? नेक्स्ट जो न्यूरॉन होता है इसका डेंड्राइट जुड़ा होता है। मतलब अगर मैं इस न्यूरॉन की बात करूं तो इस न्यूरॉन से नेक्स्ट अगला जो न्यूरॉन है वो कैसे जुड़ा हुआ होगा, कैसे इससे कनेक्टेड होगा? तो देखो अगेन यहाँ पर एक स्टार लाइक स्ट्रक्चर होगा, और इस स्टार लाइक स्ट्रक्चर में मतलब एक छोटा थोड़ा अच्छा सा बना देते हैं स्टार लाइक स्ट्रक्चर। देखो ये हमारा जो स्टार लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ से क्या हो रहा है? एक लंबा सा डेंड्राइट जा रहा है, यहाँ बीच में क्या बना देंगे हम? एक्सॉन्स बना देंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए एक्सॉन। अब इस एक्सॉन के बाद यहाँ पर आगे क्या होगी? आगे हमारे होंगे नर्व एंडिंग्स। ये सारी क्या है? नर्व एंडिंग्स। और यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ बहुत सारे क्या होते हैं? हेयर लाइक स्ट्रक्चर दैट इज डेंड्राइट्स। तो ये क्या है? सारे के सारे डेंड्राइट। अब यही डेंड्राइट जो इससे कनेक्टेड हो जाते हैं, यही जो डेंड्राइट है वो इनसे कनेक्टेड होंगे, नर्व एंडिंग से कनेक्टेड होंगे। ये सारे डेंड्राइट्स यहाँ हो गए। ये डेंड्राइट्स आगे जाके देखो किससे कनेक्टेड हो गए? नर्व एंडिंग से। तो थोड़ा डिफरेंट कलर से ले लेते हैं। ये वाले डेंड्राइट देखो कहाँ कनेक्ट हो रहा है? ये इन पुराने वाले नर्व जो है, न्यूरॉन जो है उसकी नर्व एंडिंग से कनेक्ट हो रहा है, फाइन। तो ये यहाँ पर क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। लेकिन जिस पोर्शन में ये कनेक्ट हो रहा है, मतलब ये जो पॉइंट है जहां पर ये कनेक्ट हो रहे हैं दोनों, इस पॉइंट को जब हम थोड़ा सा ब्रॉड करके देखेंगे तो हमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर नजर आएगा। हमें ये कैसा नजर आएगा? इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर नजर आएगा। अब यहाँ पर क्या होता है? देखो यहाँ पर ये जो नर्व एंडिंग्स आ रही है, ये जब इन पे ऊपर कनेक्टेड है तो कनेक्शन में देखो थोड़ा सा एक छोटा सा पार्ट जो है वो छूटा हुआ है, फाइन। ये क्या होता है? ये सिनेप्स होते हैं। बेसिकली इन सिनेप्स में क्या होगा? यहां तक तो क्या होगा? नर्व इंपल्स आएंगी। अब सोचो वही जो नर्व इंपल्स है अगर वो हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफर कर दी जाए तो हमें तो करंट लग जाएगा। तो ऐसा तो पॉसिबल हो नहीं सकता कि ये नर्व इंपल्स है इसको, यानी यहाँ से जो नर्व इंपल्स आई है उसको इस वाले न्यूरॉन में ट्रांसफर करने के लिए यहाँ सेंटर में ऐसे ही रिलीज कर दिया जाए कि भाई एक पोर्शन ये है इसका, सपोज ये वाला नर्व एंडिंग है, ये हम मान के चलते हैं कि जो इस वाले न्यूरॉन की क्या डेंड्राइट्स है। तो यहाँ से देखो नर्व एंडिंग आया, यहाँ से डेंड्राइट आया, ठीक है। दोनों के कनेक्शन में क्या होता है? एक छोटा थोड़ा सा बीच में गैप है, कनेक्शन हो नहीं सकता डायरेक्ट, पूरा थोड़ा सा गैप रहता है। अभी जो गैप है, जब यहाँ से नर्व इंपल्स आएगा और अगर इस गैप के अंदर नर्व इंपल्स आ गया, इस गैप के अंदर अगर नर्व इंपल्स रह जाता है तो उस गैप के अंदर क्या होगा? ठीक, हम एक काम करते हैं, तो छोटा छोटा सा ले लो। ये वाला हमारा क्या है? नर्व एंडिंग है, ठीक है। ये हमारी क्या है? नेक्स्ट डेंड्राइट है। इसके कनेक्शन में देखो थोड़ा सा ये गैप रहता है, ये जो थोड़ा सा गैप है, अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक इंपल्स को इस गैप के अंदर छोड़ दिया गया कि ठीक है तुम इसमें चले जाओ, तो वो इसमें जाने से पहले क्या होगा? हमारी बॉडी में डायरेक्ट आ गया। अब ये बॉडी में आ गया तो इसका मतलब क्या होगा? हमें करंट लग सकता है।
तो ये जो करंट है ये हमारी बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। दैट इज वाई ये इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो है ये हमारी बॉडी में रिलीज नहीं किए जाते हैं। तो फिर ये ट्रांसफर कैसे होगा भैया? तो ये ट्रांसफर होने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर आते ही ये वाला जो पोर्शन है इसको देखो थोड़ा सा ब्रॉड किया गया है, बिकॉज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये नर्व इम्पल्स एक केमिकल में कन्वर्ट हो जाएंगे और वो केमिकल जो है, वो जो केमिकल होगा वो इस गैप के अंदर रिलीज कर दिया जाएगा। देन अगेन जब वो केमिकल इस डेंड्राइट के अंदर आएगा तो अगेन इस पॉइंट पे, टिप पे ही क्या होगा, फिर ये इम्पल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर ये पूरे न्यूरॉन में सर्कुलेट होगा, आगे चला जाएगा। अगेन जब ये यहाँ पहुंचेगा फिर ये केमिकल में कन्वर्ट हुआ, फिर ये केमिकल रिलीज कर दिया गया और इस केमिकल को किसने ले लिया, डेंड्राइट ने ले लिया। अगेन इसको कन्वर्ट करके किसमें करेंगे, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स में करेंगे। सोचो कितनी ज्यादा मतलब कहते हैं फास्ट थिंग है ये लाइफ के अंदर। मुझे लगता है कि अगर अर्थ के अंदर हम देखें तो इससे फास्ट हमको कुछ नहीं मिलने वाला है। कितना क्विक हमारा रिएक्शन होता है ना, अगर हम गर्म चीज को टच कर ले, टच करते हाथों हाथ हो जाता है। क्यों हो जाता है? बिकॉज हमारी नर्वस सिस्टम जो है हमारा वो बहुत फास्ट काम कर रहा है, बहुत ज्यादा फास्ट काम कर रहा है। तो ये इस तरह से पूरी वर्किंग होती है हमारे न्यूरॉन्स की कि किस तरह से न्यूरॉन जो है अपने इम्पल्सेस को, यानी अपने जो भी उन्होंने सेंस किया है उस सेंस को किस तरह से ये ट्रांसफर करते रहते हैं। और ये इस तरह के ट्रांसफर करके ये सारा कहाँ जाएगा, ये हमारे स्पाइनल कोड तक ले जाया जाता है। हमारे स्पाइनल कोड को बताया जाता है कि देखो वहां पर ना एक गर्म चीज रखी है, उसको टच कर दिया गया, तो ये हाथ जल जाएगा अगर हमने इसको नहीं हटाया, कुछ एक्शन नहीं लिया। तो हमारे नर्व्स को नहीं पता है कि एक्शन क्या लेना है, तो वो यही कहेंगे अगर एक्शन नहीं लिया गया है तो वो हाथ जल जाएगा। तो स्पाइनल कोड क्या करता है, बेसिकली वो ब्रेन को इन्फॉर्मेशन देता है और ब्रेन जो है उसको इन्फॉर्मेशन के साथ में अब वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा। उस इन्फॉर्मेशन को उसने सुन लिया, अब वो क्या करेगा, इंस्ट्रक्ट करेगा। और ये इंस्ट्रक्शन किसको देगा, स्पाइनल कोड को। और स्पाइनल कोड किसको देगा, स्पाइनल कोड जो है वो न्यूरॉन्स को देता है, ठीक है, नर्व्स को देता है। देखो ये क्या होता है, ये हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। रिफ्लेक्स एक्शन जो मैं अभी आपको बोल के समझा रही थी, उसका एक छोटा सा बीच के अंदर पार्ट थोड़ा सा गायब हो जाता है, यानी हमारे ब्रेन का पार्ट हम कम कर देते हैं। जितना मैंने आपको बोला कि भाई हमारी नर्व्स ने क्या किया, सारी इन्फॉर्मेशन किसको दी, स्पाइनल कोड को दी। स्पाइनल कोड ने सारी इन्फॉर्मेशन किसको दी, ब्रेन को दी। ब्रेन ने सारा जो इंस्ट्रक्शन था वो किसको दिया, स्पाइनल कोड को दिया। स्पाइनल कोड ने क्या किया, पूरी नर्व्स के अंदर इंस्ट्रक्शन को फैला दिया, ठीक है। इट्स जस्ट लाइक अ कंपनी। अगर एक कंपनी है, सपोज एक डायरेक्टर है, ठीक है, एक कंपनी का डायरेक्टर है। अब डायरेक्टर क्या हर एक छोटे से छोटे पर्सन को, एम्प्लॉय को जाकर सारे इंस्ट्रक्शंस देता है? नहीं देता है। बीच के अंदर एक कोई ना कोई क्या होता है, बीच के अंदर एक मीडिएटर जरूर होता है, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो कोऑर्डिनेटर हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो एक मैनेजर हम ले लेते हैं बीच के अंदर, फाइन। इस मैनेजर को सारी इंफॉर्मेशन दी जाएगी और मैनेजर क्या करेगा, सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जाएंगे और ये मैनेजर अब किसको ले जाके देगा इंस्ट्रक्शंस, अपने एम्प्लॉयज को देगा, फाइन। एम्प्लॉयज को दे दिए इसने। अब अगर एम्प्लॉय को कोई काम चाहिए या कुछ हेल्प चाहिए या कुछ हो चुका है तो एम्प्लॉय क्या करेगा, मैनेजर को बताएगा, मैनेजर जाके डायरेक्टर को बताएगा और डायरेक्टर उसके बाद में क्या करेगा, उसके बाद वो इंस्ट्रक्शन देगा, फाइन। तो यहाँ पर डायरेक्टर कौन है, यहाँ पर डायरेक्टर है हमारा ब्रेन। मैनेजर कौन है, मीडिएटर कौन है, वो है हमारा स्पाइनल कोड। एंड लास्ट के अंदर जो हमारे एम्प्लॉयज है, दे आर नर्व्स। जितनी भी नर्व्स है ये सब क्या है, एम्प्लॉयज है हमारी, फाइन। इतनी बात तो हमको क्लियर हो चुकी है। अब यहाँ आ जाए एक रिफ्लेक्स एक्शन के लिए। रिफ्लेक्स एक्शन मतलब जो ये सडन एक्शंस होते हैं, ये रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं। ये क्यों हुए, देखो गर्म चीज को टच किया, टच करते ही क्या होगा, इम्पल्स जो है इस तरफ जाएगी। इम्पल्स को लेकर जाने वाला जो न्यूरॉन है, इम्पल्स को लेकर जाने वाला ये जो न्यूरॉन है, ये देखो ये क्या कर रहा है, इम्पल्स को लेकर कहाँ जा रहा है, ये लेकर जा रहा है हमारे स्पाइनल कोड तक। स्पाइनल कोड को मिल गई इंफॉर्मेशन। अब ये जो हमारा स्पाइनल कोड है ये क्या करता है, ये बीच के अंदर ही डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन दे देता है और डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन देने के बाद ये सारी इंफॉर्मेशन जो है, इंस्ट्रक्शन जो है ये आते हैं और कहाँ चले जाते हैं, ये आने के बाद में क्या होगा, ऑटोमेटिकली जो ये हाथ है वो हट जाएगा, वो स्पीड अप हो जाएगा, एकदम से हट जाएगा। क्यों हटा, यहाँ पर ब्रेन वाला फंक्शन कहाँ गया, तो ये जो ब्रेन वाला फंक्शन है उसको हम थोड़ी देर के लिए गायब कर देते हैं। क्यों किया, देखो जब हम इसका डायरेक्टर, मैनेजर और एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं तो हम इमेजिन करते हैं कि देयर इज अ कंपनी, वहां पर क्या हो गया, अनफॉर्चुनेटली वहां पर आग लग गई, शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। अब जो वहां का वॉचमैन था उसने ये इन्फॉर्मेशन किसको दी, मैनेजर को दी, बिकॉज उसके पास डायरेक्टर के नंबर तो पॉसिबल है नहीं। तो क्या हुआ, इसने इन्फॉर्मेशन किसको दी, मैनेजर को दी। अब क्या मैनेजर डायरेक्टर को फोन करेगा पहले और उससे इंस्ट्रक्शंस मांगेगा कि अब हमें क्या करना है, भाई इन्फॉर्मेशन तो ये है कि वहां आग लगे, अब क्या करना है, क्या वो इस तरह से इंस्ट्रक्शन मांगेगा, नहीं मांगेगा। वो क्या करेगा, डायरेक्टली बोलेगा कि ठीक है तुम एक काम करो,
मैं फायर ब्रिगेड को भेजता हूँ, जल्दी से आग बुझाने की कोशिश करो, और मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। डायरेक्टर को इन्फॉर्मेशन कब मिलेगी? लास्ट में, जब वो काम हो जाएगा, या वो जब पहुंच जाएंगे, एक तरह से उनको इंस्ट्रक्शन दे दिए गए हैं कि हाँ तुम ये फटाफट से काम शुरू कर दो, फायर ब्रिगेड को बुलाओ, आग बुझाओ। उसके बाद किसको दिए जाएंगे इंस्ट्रक्शन? फिर डायरेक्टर को पहुंचाए जाएंगे कि भैया ये वाले काम हो गया है और अब हमने इंस्ट्रक्शन दे दिए हैं। ठीक है, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आ चुकी है। फाइन, यही सेम चीज हमारे स्पाइनल कोड के साथ भी होती है। स्पाइनल कोड हैव द अथॉरिटी कि वो इन सर्टेन सिचुएशंस के अंदर अपने इंस्ट्रक्शंस भी दे सकता है। स्पाइनल कोड हैव सम ब्रेन, उसको भी पता है ये चीजें कि अगर यहाँ पे हाथ रहा तो जल जाएगा, इसलिए स्पाइनल कोड जो है वो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन देने का और वहां से वो इंस्ट्रक्शंस के आने का वेट बिल्कुल नहीं करेगा, और वो क्या करेगा, स्पाइनल कोड डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस जो है वो दे देगा हमारे हाथ को, यानी कि न्यूरॉन्स को दे देगा कि बेटा वहां से जो है हाथ हटवा लो अपना। फाइन, तो ये जो अथॉरिटी है, इस अथॉरिटी की वजह से ही बीच में क्या बन जाता है, रिफ्लेक्स आर्क बनता है। एक रिफ्लेक्स आर्क बनता है। रिफ्लेक्स एक्शन तो हमको पता है, यहाँ पर बनता है एक रिफ्लेक्स आर्क। अब ये रिफ्लेक्स आर्क क्या है? तो रिफ्लेक्स आर्क जो है ये इस अथॉरिटी की वजह से बनता है। मतलब यहाँ पर क्या हुआ, रिसेप्टर्स ने इस जो डिटेक्ट किया उसको, अब ये जो डिटेक्शन ऑफ इम्पल्स है ये आगे जाके कहाँ जाएंगे, ये स्पाइनल कोड तक जाएंगे। स्पाइनल कोड के यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर एक इंटर न्यूरॉन लगा है, एक इंटर न्यूरॉन है स्पाइनल कोड के अंदर, जिसने यहाँ से आई हथौड़ इंस्ट्रक्शन दिए। इंस्ट्रक्शन देने के बाद देखो क्या होगा, इंस्ट्रक्शन देने के बाद में जो एफरेंट न्यूरॉन है, एफरेंट न्यूरॉन जो है वो क्या होगा, यहाँ से आके फटाफट से बोलेगा कि भैया हाथ हटाओ, जल्दी से हटाओ। तो ब्रेन को यहाँ पर कुछ नहीं कहा गया, ब्रेन को कुछ भी नहीं इंफॉर्मेशन है अभी तो, और ये काम हो चुका है। अब उसके बाद जब ये इंस्ट्रक्शन दे दिए जाएंगे तो इंस्ट्रक्शन देने के बाद में जो है स्पाइनल कोड क्या करेगा, ब्रेन को इंफॉर्मेशन जाके देगा कि भैया ये काम हुआ था और हमने इस तरह से इंस्ट्रक्शन दे दिए। फाइन, तो यहाँ पर ना ब्रेन खुश होगा, ऐसा नहीं कि वो दुखी हो जाएगा या वो गुस्सा कर जाएगा, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब यहाँ अगर आग लग गई होती तो मैनेजर अगर डायरेक्टर को फोन करता, फिर वो इंस्ट्रक्शन लेता, फिर वॉचमैन को देता, तो क्या पूरी की पूरी जो बिल्डिंग है वो जल नहीं जाती? बिल्कुल जल जाती। तो इतना ज्यादा वेट नहीं किया जाता है, तो ये पहले ही हो जाता है। और इस प्रोसेस को, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। ये जो आर्क बना है ना, इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं, जो कि रिफ्लेक्स एक्शंस के लिए यूज किया जाता है। बिकॉज स्पाइनल कोड हैव सम अथॉरिटी, उसके पास कुछ ना कुछ अथॉरिटी है, ऐसा नहीं है कि जस्ट वो मीडिएटर है, नहीं, उसके पास भी अथॉरिटी होती है। चलो नाउ नेक्स्ट हम आते हैं ह्यूमन ब्रेन पे, यानी कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था उसके अंदर एक और चीज है, दैट इज ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, एक और चीज, मतलब ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात कर रहे हैं। पहले हमने किसके बारे में पढ़ लिया था, नर्व्स के बारे में पढ़ लिया, नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ा, दैट इज न्यूरॉन के बारे में पढ़ लिया। चलो, तो हमारा ह्यूमन ब्रेन क्या होता है? देखो, ह्यूमन ब्रेन में हमने 3 पार्ट देखे थे, फोर ब्रेन हमने कहा था, मिड ब्रेन कहा था, एंड हिंड ब्रेन कहा था। तो ये हमारे ह्यूमन ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है ये हमने बहुत बार देखा हुआ है, ये स्ट्रक्चर हम बहुत बार देख चुके हैं। ठीक है, हमको ऐसा लगता है कि अच्छा ठीक है, ये हम वॉलनट जैसा कुछ लग रहा है तो हम कुछ भी बना देंगे, और एक्चुअली यही करना है, कुछ भी बना के आना है, लेकिन छोड़ना कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलो यहाँ देखो, ये क्या है, हमारा फोर ब्रेन है, जिसके अंदर कौन आता है, सेरेब्रम आता है। देन हम बात करते हैं हमारे मिड ब्रेन की, और मिड ब्रेन के बाद कौन आता है, मिड ब्रेन के बाद आता है हमारा हिंड ब्रेन। ठीक है, हिंड ब्रेन के अंदर कौन आता है, मेडुला ऑब्लोगेंटा आ जाएगा, सेरेबेलम आ सकता है। नाउ यहाँ पर देखो एक चीज है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी यहाँ पर होता है। ये जो कुछ गोभी जैसा जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये आपको कुछ फूल गोभी जैसा कुछ लग रहा है, ये फूल गोभी जैसा स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, सेरेबेलम कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ही क्या है, हाइपोथैलेमस भी है, ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन को क्या कहते हैं, हाइपोथैलेमस कहते हैं। और देखो हमारे ब्रेन के पीछे एक पूंछ निकली हुई है, और ये पूंछ क्या है, ये है स्पाइनल कोड। इस ब्रेन के पीछे की पूंछ को क्या कहते हैं, स्पाइनल कोड कहते हैं। और स्पाइनल कोड बेसिकली कहाँ होती है, तो जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, जो हमारी वर्टेब्रल कॉलम है, उस वर्टेब्रल कॉलम के सेंटर के अंदर से निकली हुई होती है हमारी स्पाइनल कोड। बिकॉज स्पाइनल कोड बहुत ही ज्यादा डेलिकेट होती है, तो उसको डेलिकेट है तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। प्रोटेक्ट कैसे होगा, वो उस वर्टेब्रल कॉलम के अंदर से होगा। फाइन, चलो अब इसके एक बार फंक्शन आप देख ले, ये सारे क्या है, इनके फंक्शन है। देखो फोर ब्रेन के फंक्शन क्या होगी, वो हमारे हंगर को कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब अगर भूख लगी है तो कौन बताएगा, फोर ब्रेन बताएगा। बॉडी का टेम्परेचर है, फोर ब्रेन बताने वाला है, मेंटेन करने वाला है। ये रिप्रोडक्टिव फंक्शंस को कंट्रोल भी करेगा, इमोशंस को भी कंट्रोल करेगा, हंगर है, स्लीप है, इनको कंट्रोल करेगा। ठीक है, नाउ आ जाओ हिंड ब्रेन पे। हिंड ब्रेन किसको कंट्रोल कर रहा है, 3 रीजन्स होते हैं जो कि सारे प्रोसेस को कोऑर्डिनेट करते हैं। एज आई टोल्ड यू कि मेडुला ऑब्लोगेंटा है, सेरेबेलम है। ठीक है, ये कुछ प्रोसेस जो कुछ सर्वाइवल के प्रोसेस होते हैं उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करते हैं।
इनके अंदर क्या आता है, ब्रीदिंग आ जाती है, हार्ट बीट आती है, वैकफुलनेस आती है, स्लीप आ जाती है एंड मोटर लर्निंग आती है। दीज आर इनवॉलंटरी एक्शन। मोस्टली इसके अंदर कौन आता है, इनवॉलंटरी एक्शंस आते हैं। चलो, इनवॉलंटरी और वॉलंटरी, आई होप कि आपको पता है कि वॉलंटरी का मतलब होता है कि ऐसे फंक्शंस जो हमारी विल पे काम करते हैं, ऐसे ऑर्गन्स जो हमारी विल पे काम करेंगे, तो वो जो एक्शंस है जो हमारे विल की वजह से हुए, हमारी इच्छा की वजह से हुए, वो वॉलंटरी एक्शंस होते हैं। अब अगर मैं अपने हाथ हिला रही हूँ तो ये क्या है, वॉलंटरी एक्शन है। इफ आई एम स्पीकिंग देन वॉलंटरी एक्शन है। लेकिन क्या हमारा हार्ट बीट जो है, क्या हमारा हार्ट है वो हमारे कहने पे काम करता है? क्या हमारी हार्ट बीट हमारे कहने पर काम करती है? क्या हमारा ब्लड फ्लो हमारे कहने पर होता है? नहीं होता। दीज आर इनवॉलंटरी एक्शंस। फाइन, चलो। मिड ब्रेन है, मिड ब्रेन का फंक्शन क्या होता है? देखो, मोटर मूवमेंट हो सकता है, बेसिकली हमारे आई का मूवमेंट हो जाता है, इसके अंदर आते हैं हमारे ऑडिटरी एंड विजुअल प्रोसेसिंग आती है। तो देयर आर सम पार्ट्स, बेसिकली बहुत सारे पार्ट्स हैं हमारी बॉडी के, ठीक है। वैसे ही ब्रेन के भी 3 पार्ट्स है। कई बार होता है ना कि ब्रेन को हमें लगता है कि यार मतलब सक हो चुका है, पूरा का पूरा हम फेडअप हो जाते हैं। तो फेडअप क्यों हो जाते हैं? जब हमारे तीनों जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं। आपने देखा होगा कि कोई जो पर्सन होता है वो कुछ ऐसे होते हैं जो किसी अदर चीज में अच्छे होते हैं, कुछ किसी अदर चीज में अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? तीनों में से, तीनों पार्ट में से जो सबसे ज्यादा फंक्शन करेगा उसी के अकॉर्डिंग जो है हमारी स्पेशलाइजेशन होता है किसी चीज में, ठीक है। वन मोर थिंग कि हमारा जो ब्रेन है उसको अगर हम 2 पार्ट में डिवाइड करें तो हम बोलेंगे एक होता है हमारा लेफ्ट पार्ट, एक होता है राइट पार्ट। जो हमारी बॉडी का राइट पार्ट, ब्रेन का जो राइट पार्ट, सॉरी, ब्रेन का जो राइट पार्ट होता है वो हमेशा हमारी बॉडी के लेफ्ट पार्ट को कंट्रोल में रखता है, डोंट फॉरगेट, ठीक है। और जो हमारी ब्रेन का जो लेफ्ट पार्ट होता है वो हमारे राइट बॉडी पार्ट को कंट्रोल में रखता है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारे पास में? आगे है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो अब तक हम ह्यूमन बीइंग्स का पढ़ रहे थे, नर्वस सिस्टम हम पढ़ रहे थे ह्यूमन बीइंग्स का। तो ह्यूमन बीइंग का नर्वस सिस्टम तो खत्म हो चुका है। अब हमें किसको देखना है? तो अब हमें देखना है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। और हार्मोनल कोऑर्डिनेशन के अंदर हम देखेंगे प्लांट्स का कोऑर्डिनेशन, कि प्लांट के अंदर मूवमेंट कैसा होता है। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट जो कि प्लांट के अंदर होता है। अब देखो, प्लांट लोकोमोशन तो करता नहीं है, प्लांट के अंदर हार्ट भी नहीं है जो कंटिन्यूअसली बीट करता रहेगा, ब्लड भी नहीं है उसके अंदर जो ब्लड फ्लो करता रहेगा। तो ऐसी कोई भी चीज उसके अंदर नहीं होती है। नर्वस तो सिस्टम तो है ही नहीं। अब अगर नर्व्स नहीं है तो उसको कैसे पता चलेगा कि भाई हमको क्या करना है, फोल्ड होना है, हमको ग्रो करना है, हमको छोटा होना है। तो ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करेगा? ये सारी चीजें कंट्रोल करने के लिए देयर आर सम हार्मोन्स, सब कुछ हार्मोन्स होते हैं प्लांट बॉडी के अंदर। सो 2 टाइप ऑफ मूवमेंट होता है उसके अंदर। फर्स्ट मूवमेंट जो होगा वो ग्रोथ पे डिपेंडेंट होगा, ठीक है, ग्रोथ से रिलेटेड होगा। सेकेंड जो मूवमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है ग्रोथ से, ग्रोथ से इंडिपेंडेंट होता है, उसको ग्रोथ से कोई मतलब नहीं। तो जो फर्स्ट मूवमेंट है जो ग्रोथ से रिलेटेड है उसको हम क्या कहते हैं? ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। ट्रॉपिक मूवमेंट कह सकते हैं, या हम बोल सकते हैं कि डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ये पर्टिकुलर डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। अब कई बार देखा होगा ना कि जब सनलाइट आती है तो प्लांट बॉडी जो है वो सनलाइट की तरफ मुड़ जाती है। सनफ्लावर को देखा है, जैसी जिस तरफ सन है उस तरफ उसका फेस होता है, फाइन। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो रूट्स जो है हमेशा पानी से जाके मिल जाएगी। आप जहां कहीं भी देख लो पानी से जाके मिल ही जाएंगे वो रूट्स। तो ये जो मूवमेंट्स होते हैं ये डायरेक्शनल मूवमेंट्स होते हैं। तो ये कौन से है? ट्रॉपिक मूवमेंट्स कह सकते हैं, या हम उनको कहते हैं डायरेक्शनल मूवमेंट्स। इन ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंदर देयर आर सम 5 पार्ट्स। फर्स्ट इज फोटोट्रॉपिज्म, यानी कि अगर मूवमेंट टुवर्ड्स लाइट हो जाएगा, फोटो से हमेशा याद रखना है लाइट। तो जब लाइट के डायरेक्शन में मूवमेंट होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? फोटोट्रॉपिज्म कहेंगे। सेकेंड इज जियोट्रॉपिज्म, जब ग्रेविटी के ग्रेविटी की तरफ होता है मूवमेंट। नेक्स्ट आता है कीमोट्रॉपिज्म, यानी केमिकल से रिलेटेड है, ठीक है। तो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो स्टिग्मा पर कैसे जाता है एंड ऑल दैट। नेक्स्ट आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म, यानी पानी से रिलेटेड है ये, ठीक है। सेकेंड आता है हमारा मूवमेंट इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। इसके अंदर कौन सा आएगा? इसके अंदर आएगा नेस्टिक मूवमेंट्स। इनको हम क्या कहते हैं? नेस्टिक मूवमेंट्स कहते हैं। क्या कहेंगे इनको? नेस्टिक मूवमेंट्स। तो वो हमारे क्या थे? ट्रॉपिक मूवमेंट्स थे, और ये क्या है? हमारे नेस्टिक मूवमेंट्स है। अगर मैं बात करूं टच मी नॉट प्लांट की, टच मी नॉट प्लांट क्या करता है? जैसे ही उसको टच करोगे वो शर्मा जाता है, होता है, टच किया शर्मा जाएगा तो वो फोल्ड हो जाता है। तो ये क्या है? ये नेस्टिक मूवमेंट्स में आता है, और उसको बेसिकली हम बोल सकते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। चलो तो एक एक करके हम इन ट्रॉपिज्मों को देखेंगे, और उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनके अंदर कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या क्या करते हैं। तो देखो, प्लांट बॉडी के अंदर कुछ हार्मोन्स के नाम यहाँ पर दे रखे हैं, सारे नहीं है, कुछ के नाम है। फर्स्ट इज गिबरेलिन। गिबरेलिन क्या करता है? जर्मिनेशन में हेल्प करता है, ग्रोथ टू मैच्योरिटी में हेल्प करता है, ठीक है, फ्लावरिंग में हेल्प करेगा। फ्रूट डेवलपमेंट है तो कौन देखिएगा? गिबरेलिन हार्मोन देखिएगा। अगर गिबरेलिन हार्मोन कम है तो फ्रूट का डेवलपमेंट भी कम हो जाएगा, ज्यादा है तो ज्यादा हो जाएगा।
एब्साइशन में ये हेल्प नहीं करेगा, ये सीड डोरमेंसी में भी हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगा। और हमने इन सारे वर्ड्स का मतलब बहुत ही डिटेल में सब कुछ पढ़ के रखा है। और अगर आपको डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो हमने ऑलरेडी आपके लिए प्लेलिस्ट भी रेडी करके रखी है और आप उसके अंदर जाके सारे वीडियोस को देख सकते हैं। चले, नेक्स्ट वन इज ऑक्सिन। ऑक्सिन का नाम तो मतलब सबने सुना होगा। प्लांट हार्मोन की बात आते ही सबसे पहला नाम किसका आता है? ऑक्सिन का आता है। बाकी सारे नाम आपको याद हो नहीं हो, लेकिन ऑक्सिन का नाम तो याद होना ही चाहिए। तो ऑक्सिन जो है वो जर्मिनेशन में हेल्प नहीं करता है, वो सिर्फ ग्रोथ टू मैच्योरिटी में हेल्प करेगा। ग्रोथ से लेकर मैच्योरिटी तक ये हेल्प करेगा। फ्लावरिंग में ये हेल्प करेगा, फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, लेकिन एब्साइशन एंड सीड डोरमेंसी में हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगा। ठीक है, एब्साइशन का बेसिक मीनिंग अगर हम देखें तो जब कोई चीज मैच्योर हो जाती है तो उसके बाद एकदम से ग्रोथ को स्टॉप कर देना, तो ये उसमें हेल्प नहीं करता है। साइटोकाइनेसिस किस में हेल्प करता है? साइटोकाइनेसिस जर्मिनेशन में हेल्प नहीं करता है, लेकिन ग्रोथ टू मैच्योरिटी में हेल्प करता है। देन फ्लावरिंग में ये हेल्प करेगा, फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा, बट ये एब्साइशन में हेल्प बिल्कुल भी नहीं करेगा। और ना ही ये सीड डोरमेंसी में हेल्प करेगा। ठीक है, सीड डोरमेंसी का मतलब कि जब तक हम सीड को कोई सुटेबल कंडीशंस ना दे दे तब तक सीड जर्मिनेट नहीं होना चाहिए। फाइन, ऐसा नहीं है ना कि सीड जो है हमारे डिब्बे में पड़े पड़े भी जर्मिनेट हो जाता है, नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ दीज ये एक पर्टिकुलर हार्मोन है जो सीड डोरमेंसी में हेल्प करता है, दैट इज एब्साइसिक एसिड। एब्साइसिक एसिड क्या करता है? सीड डोरमेंसी में हेल्प करता है। ठीक है, इसी की वजह से है कि सीड हर जगह जर्मिनेट नहीं होता है, अपने लिए सुटेबल कंडीशंस का वेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज इथाइलिन। इथाइलिन जो है वो जर्मिनेशन में हेल्प बिल्कुल नहीं करेगा, ये ग्रोथ टू मैच्योरिटी में भी हेल्प नहीं करेगा, लेकिन हाँ ये फ्लावरिंग में जरूर हेल्प करने वाला है। फ्लावरिंग में हेल्प कर रहा है, फ्रूट डेवलपमेंट में हेल्प करेगा एंड एब्साइशन में भी हेल्प करेगा। इथाइलिन जो है एब्साइशन में भी हेल्प करने वाला है, लेकिन सीड डोरमेंसी में हेल्प नहीं करेगा। सीड डोरमेंसी में तो एक सिंगल है जो हेल्प करने वाला है, कौन है? वो है एब्साइसिक एसिड। एब्साइसिक एसिड जो है बाकी किसी में काम नहीं कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ क्या काम करेगा? सीड डोरमेंसी में हेल्प करेगा। ठीक है, और गिबरेलिन हार्मोन क्या करता है? जर्मिनेशन में हेल्प करता है। ऑक्सिन का नाम तो हमेशा याद रखना। ऑक्सिन क्या क्या काम कर रहा है? देखो, ग्रोथ टू मैच्योरिटी में हेल्प करेगा, फ्लावरिंग है, फ्रूट डेवलपमेंट है, ये सारा किसकी वजह से होता है? ऑक्सिन की वजह से होता है। चलो, तो दीज आर द हार्मोन्स, प्लांट हार्मोन्स है ये। अब देखो, जो नेस्टिक मूवमेंट है, ये नेस्टिक मूवमेंट क्या कर रहा है? नेस्टिक मूवमेंट कौन सा होता है? इसको बेसिकली हम कहते हैं थिग्मोट्रोफिज्म के कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम थिग्मोट्रोफिज्म कहते हैं। तो ये जो थिग्मोट्रोफिज्म है ये प्लांट शो करता है। ट्रोपिज्म, चलो, होता क्या है ये हमको बहुत अच्छे से पता है। टच मी नॉट प्लांट, जिसको कि हम साइंटिफिक लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं? साइंटिफिक नेम इसका क्या है? साइंटिफिक नेम इज मिमोसा प्लांट कह सकते हैं इसको। हम इसको टच मी नॉट प्लांट भी कह सकते हैं, मिमोसा प्लांट भी कह सकते हैं। ये जैसे ही टच करेंगे, टच करते ही क्या करता है? अपनी देखो लीव्स को क्या कर दिया इसने? फोल्ड कर दिया। लीव्स को क्या करेगा? फोल्ड कर देगा। शर्मा जाएगा, छुप जाएगा बेचारा। ठीक है, तो ये अपने और कहीं तो जा नहीं सकता, भाग सकता नहीं आपसे, तो ये क्या करेगा? अपनी लीव्स को फोल्ड कर देगा। फाइन, ये होता है नेस्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट हमने पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है? ये है ट्रॉपिक मूवमेंट। ट्रॉपिक मूवमेंट में हमने 4 टाइप्स पढ़े थे कि देखो, एक होता है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म क्या होता है? कि ग्रेविटी की तरफ जो है ग्रोथ हो जाना। तो जो रूट्स होती है वो हमेशा किस डायरेक्शन में ग्रो करती है? ग्रेविटी की डायरेक्शन में ग्रोथ करती है। जो शूट सिस्टम होगा वो हमेशा ग्रेविटी से अगेंस्ट में ग्रो करेगा। आपने अगर इसको टेढ़ा भी रखा है तब भी देखो क्या हुआ है, जो रूट्स है वो हमेशा किस डायरेक्शन में जा रही है? वो जियोट्रोपिज्म है, जियोट्रोपिज्म को शो कर रही है, यानी कि ये ग्रेविटी की डायरेक्शन में जा रही है। लेकिन जब हम बात करते हैं शूट सिस्टम की तो ये नेगेटिवली जियोट्रोपिक होता है और ये बेसिकली ग्रेविटी के साइड में बिल्कुल मूव नहीं करता, ये उसके अगेंस्ट में मूव करेगा, अगेंस्ट में ग्रो करेगा ये। नेक्स्ट इज फोटोट्रोपिज्म। फोटोट्रोपिज्म में क्या होता है? फोटोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि जो प्लांट है वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में चला जाएगा? सन की डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। यहाँ देखो, अंधेरे कमरे में भी अगर हमने इसको रखा है तो ये जहां से सनलाइट आ रही है उस डायरेक्शन में प्लांट की ग्रोथ हो जाएगी। बेसिकली ये क्यों होता है? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको तो हम याद ही रखेंगे। जब हमने ऑक्सीजन की बात की थी वैसे तब भी यही कहा था कि इंपॉर्टेंट है, वैसे ही ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। होता क्या है? देखो, अगर ये प्लांट है तो इस प्लांट में क्या होता है? टिप्स के ऊपर, या टिप्स के ऊपर क्या होता है? ऑक्सीजन हार्मोन होता है। ये जो टिप है यहाँ पर क्या होगा? ऑक्सीजन हार्मोन होगा। और ये ऑक्सीजन हार्मोन किस में हेल्प करता है? ये ग्रोथ में हेल्प करता है। ठीक है, इतनी बात तो हमको क्लियर है। अब होता क्या है? जो ऑक्सीजन हार्मोन होता है ना, ये हमेशा सन से छुप जाता है। सन से क्या होता है? ये छुप जाता है। सन से छुपेगा तो क्या होगा? सन से जब ये छुप जाएगा तो होगा ये कि भाई ये जो है, ये जो यहाँ पर अगर है टिप के ऊपर, अगर सन जो इस डायरेक्शन से आ रहा है तो क्या होगा? ये इस डायरेक्शन में छुप जाएगा। सन अगर इस डायरेक्शन में आ रहा है तो क्या होगा? सारा का सारा जो ऑक्सीजन हार्मोन है वो इस साइड में आ चुका है।
सारा का सारा ऑक्सीजन कहाँ आ गया, इस डायरेक्शन में आ गया। ये ऐसा था, पूरे में था यहाँ पर ऑक्सीजन, लेकिन अगर सन को हमने इस डायरेक्शन में लिया तो ऑक्सीजन कहाँ आ जाएगा, इस डायरेक्शन में आ जाएगा। तो होगा क्या, बेसिकली जब हम बोलते हैं कि ऑक्सीजन जो है ग्रोथ हार्मोन है, तो ये देखो यहाँ से फिर ग्रोथ रुक जाएगी, इस तरफ जब ऑक्सीजन नहीं है तो क्या होगा, ग्रोथ यही रुक जाएगी, लेकिन इसकी ग्रोथ तो बढ़ेगी। इसकी ग्रोथ बढ़ेगी तो क्या होगा, इसके पार्टिकल ये मूव करते 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 ये इस तरह से ग्रो हो जाएगा। तो प्लांट हमेशा कहाँ चला गया, सन की डायरेक्शन में चला गया। फाइन, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम हाइड्रोट्रोपिज्म पे। हाइड्रोट्रोपिज्म का मतलब होता है कि हमारे जो प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स हमेशा पानी की तरफ मूव करती है, उनको बस पानी दिखना चाहिए, वो हमेशा पानी की तरफ जाएगी। देखो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल क्या है, तो यहाँ पर एक बॉक्स लिया गया, इस बॉक्स के अंदर क्या किया गया, उस बॉक्स के अंदर एक तरफ तो लगाया गया उस प्लांट को, ठीक है, ये इसकी रूट्स हो गई प्लांट की, और क्या किया गया, साइड में एक कंटेनर रखा गया जिसके अंदर क्या है, पानी फिल्ड है, और यहाँ पर होल कर दिया गया। उस होल की वजह से क्या हुआ, यहाँ आसपास में पानी फैल चुका है। तो ये जो रूट्स है ना, ये हमेशा इस डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू कर देगी, नीचे के डायरेक्शन में नहीं जाएगी, उस डायरेक्शन में ग्रो करना शुरू कर देगी। ये होता है हाइड्रोट्रोपिज्म। नेक्स्ट आता है कीमोट्रोपिज्म पे। कीमोट्रोपिज्म के अंदर क्या होता है कि जो पोलिंग ग्रेन्स होते हैं, पोलिंग ग्रेन्स क्या करते हैं, स्टिग्मा पे जाते हैं पॉलिनेशन के थ्रू, पॉलिनेशन की प्रोसेस की वजह से। तो जो पोलिंग ग्रेन्स है वो हमेशा स्टिग्मा पर ही क्यों जाते हैं, कहीं भी जा सकते हैं ना, मूड होना चाहिए, लेकिन नहीं। बेसिकली होता क्या है कि जो फीमेल पार्ट होता है उसके अंदर एक तरह का केमिकल होता है जो पोलिंग ग्रेन्स को अट्रैक्ट करता है। दैट इज वाई पोलिंग ग्रेन्स हमेशा कहाँ जाते हैं, स्टिग्मा के ऊपर जाके स्टक हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट आ जाओ हमारे एंडोक्राइन सिस्टम पे। एंडोक्राइन सिस्टम या फिर हम बोल सकते हैं हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। जो हमारा हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है उसके अंदर क्या होता है, हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और इस सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं एंडोक्राइन सिस्टम कह सकते हैं। एंडोक्राइन सिस्टम, ये हमारा क्या है, एंडोक्राइन सिस्टम है। ठीक है, चलो एंडोक्राइन सिस्टम में क्या होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी होती है। देयर आर सो मेनी ग्लैंड्स, है तो बहुत सारा अच्छे काम करेगी। क्या करेगी, देखो फर्स्ट जो आती है पिट्यूटरी ग्लैंड आती है, दैट इज मास्टर ग्लैंड। ये ग्लैंड क्या करती है, मास्टर ग्लैंड है ये ग्लैंड सबको कंट्रोल करने का काम करेगी, इन सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करेगी, इनके इनसे होने वाले हार्मोन्स के रिलीज को कंट्रोल करेगी। ठीक है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, मास्टर ग्लैंड। और एक इस ग्लैंड को भी कंट्रोल करने के लिए होता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस जो हमने अभी ब्रेन के अंदर देखा था, तो हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, मतलब कि इस ग्लैंड का भी क्या है, वो मास्टर है। कौन है, हाइपोथैलेमस है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, पिट्यूटरी ग्लैंड भी एक हार्मोन रिलीज करती है, दैट इज ग्रोथ हार्मोन। पिट्यूटरी ग्लैंड एक ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करती है, और वो ग्रोथ हार्मोन क्या करता है, हमारी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। इवन अगर हमारी ग्रोथ जो है, कई बार होता है किसी की ग्रोथ बिल्कुल ज्यादा हो जाती है, किसी की ग्रोथ बिल्कुल कम हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। इसने ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम रिलीज किया होगा तो छोटी हो जाएगी हाइट। अगर इसने नॉर्मल रिलीज किया है, नॉर्मली जितना काउंट होना चाहिए उसमें रिलीज किया है, तो वो नॉर्मल हाइट होगी। ज्यादा रिलीज कर दिया है तो हाइट ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें ऐसा नहीं है कि अरे यार ये तो बना रह गया, इसको मजाक बनाओ, नहीं, मजाक नहीं बनाना है, पिट्यूटरी ग्लैंड की वजह से ऐसा होता है। चलो नेक्स्ट आते हैं हम नेक्स्ट ग्लैंड पे, दैट इज पैराथायराइड। थायराइड ग्लैंड होती है, यहाँ गले के अंदर एक थायराइड ग्लैंड होती है, और उसी के पास में कौन होती है, पैराथायराइड ग्लैंड होती है। तो थायराइड ग्लैंड जो देखो, ये वाली तो क्या कर रही थी, ग्रोथ हार्मोन दे रही थी। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन, उसके अलावा भी कुछ FSH और TSH करके कुछ हार्मोन्स होते हैं, और वो क्या करते हैं, वो इन सबको कंट्रोल करने का काम करता है। तो अभी आपको क्या याद रखना है, ओनली ग्रोथ हार्मोन याद रखना है। थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से ये क्या करेगी, ये थायरॉक्सिन हार्मोन देती है, ये थायरॉक्सिन हार्मोन देती है। और इस हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत होती है, इनको कंट्रोल करने के लिए जरूरत होती है आयोडीन की। इस हार्मोन को कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत होती है, आयोडीन की जरूरत होती है। दैट इज वाई कहा जाता है कि आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। कहा जाता है ना, बहुत बार कहा जाता होगा कि ऐसा नमक यूज करो जिसके अंदर आयोडीन कंटेन है। तो आयोडीन की जरूरत क्यों होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए होती है, थायरॉक्सिन हार्मोन को रिलीज करवाने के लिए होती है। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगी, पैराथायरॉक्सिन हार्मोन देगी। ठीक है, अब जब किसी के अंदर आयोडीन जो है वो ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि जो ग्लैंड है ना, ये फूलने लगती है। दैट इज वाई होता है गला फूल जाता है। तो कहते हैं ना, आयोडीन की कमी से क्या होता है कि आयोडीन की कमी से जो ये गला है ना, ये फूल जाता है। तो ये क्या किसकी वजह से हुआ, आयोडीन की कमी से हुआ। आयोडीन अगर प्रॉपर क्वांटिटी में ले रहे हैं तो थायरॉक्सिन हार्मोन भी प्रॉपर क्वांटिटी में ग्रो करता है, रिलीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं एड्रीनल ग्लैंड पे। एड्रीनल ग्लैंड क्या करती है, एड्रीनलिन हार्मोन देती है। एड्रीनल ग्लैंड एक हार्मोन है जो कौन सा है, एड्रीनलिन हार्मोन है। एड्रीनलिन हार्मोन है, और ये एड्रीनलिन हार्मोन जो है हमें हमेशा प्रोटेक्ट करने का काम करेगा। जब हम डर जाते हैं तो हमारी हार्ट बीट तेज हो जाना, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाना,
ये सारा कुछ कंट्रोल कौन करता है? भाई इतना कुछ बढ़ रहा है लेकिन अब इसको कंट्रोल कौन करेगा? ये एड्रेनालिन हार्मोन ही है जो हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है। तो वो करो या मरो वाली बात है यहाँ, तो जितना हो सके, जितना डर जाओगे उतनी गड़बड़ होती है। ये एड्रेनालिन हार्मोन जो है उस सर्टेन सिचुएशन में हमें प्रोटेक्ट करने का या हमारी बॉडी को कंट्रोल करने का काम करता है। चलो नेक्स्ट आ जाओ पैंक्रियाज पे। पैंक्रियाज इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज ये क्या दे रहा है? ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है। ये इंसुलिन हार्मोन सिक्रेट करता है। जब भी हमारी बॉडी के अंदर खाना खाते हैं हम या फिर हम ज्यादा मीठा इंटेक कर लेते हैं तो शुगर लेवल को कंट्रोल करने के लिए किसकी जरूरत होती है? इंसुलिन की जरूरत होती है। ये इंसुलिन क्या करता है? हमारी बॉडी के शुगर लेवल को कंट्रोल करने का काम करेगा। तो जिसके बॉडी के अंदर, जिस किसी पर्सन की बॉडी के अंदर ये इंसुलिन काम नहीं कर रहा है या पैंक्रियाज जो है एडिक्वेट क्वांटिटी में इंसुलिन को रिलीज नहीं कर पा रहा है, उनकी बॉडी में क्या हो जाता है? शुगर हो जाती है, यानी कि उनको डायबिटीज हो जाती है। इसका मतलब कि उनको क्या करना पड़ता है? अपनी बॉडी के अंदर इंसुलिन को इंटेक करना पड़ता है। दैट इज वाई उनको रेगुलरली इंजेक्शंस लगते हैं। किसके? इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं ताकि उनकी बॉडी में इंसुलिन जाए और शुगर लेवल को कंट्रोल कर दे। फाइन, चलो नेक्स्ट आ जाओ ओवरी एंड टेस्टिस। ओवरी एंड टेस्टिस, ओवरी किसमें होती है? फीमेल में होती है। टेस्टिस किसमें होता है? मेल के अंदर होता है। और मेल के अंदर भी एक हार्मोन रिलीज होता है दैट इज टेस्टोस्टेरोन। फीमेल के अंदर होता है प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन। ये हार्मोन्स क्या करते हैं? तो ये हार्मोन्स हमारे रिप्रोडक्टिव हेल्थ को इंश्योर करते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, जहां बहुत सारे चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, वो इन्हीं हार्मोन की वजह से होते हैं, ठीक है। हमको पता है जब हम बड़े होने लगते हैं तो हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। छोटे बच्चे को देखेंगे तो वो लड़का है या लड़की ये कम ही समझ में आता है, लेकिन बड़ा अगर हो गया है 11-12 ईयर्स के बाद में अगर हम किसी बच्चे को देखते हैं तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो जाते हैं उनके अंदर, तो हम बता सकते हैं कि हाँ ये लड़का है और ये लड़की है। तो किसकी वजह से? मेल के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है उसकी वजह से, और फीमेल के अंदर जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन होता है उसकी वजह से ही बॉडी की जो है वो डिफरेंशिएट होने लगती है, ठीक है। तो ये हमारा पूरा एंडोक्राइन सिस्टम था जिसके अंदर बहुत सारे हार्मोन्स है, और ये हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की वजह से ही हमारी बॉडी जो है वो प्रॉपर्ली ग्रो कर रही है। कई बार सुना होगा हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से बॉडी जो है बहुत ज्यादा गड़बड़ काम करती है। मतलब हार्मोनल इम्बैलेंस है तो क्या होगा? बॉडी में कोई भी डिजीज हो सकती है। कई बार माइग्रेन हो जाता है, कई बार होता है कि वेट बढ़ने लगता है। तो ये सारी चीजें जो है, कई बार होता है कि शुगर लेवल जो है वो बढ़ने लग जाता है, इंसुलिन को काम ही नहीं करने देते हैं ये सब। तो ये हार्मोनल इम्बैलेंस जो है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। जैसे हमारा नर्वस सिस्टम वो काम करता है वैसे ही हमारा हार्मोनल सिस्टम बॉडी के कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन में हेल्प करता है। आई होप कि आपके एग्जाम का डर अब तक तो खत्म हो ही गया होगा। आज एक और चैप्टर का डर आपके मन से खत्म कर देते हैं, दैट इज कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो सबको लगता है कि बहुत टिपिकल चैप्टर है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आज हम देखेंगे उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। वैसे हम चैप्टर ऑलरेडी पूरा पढ़ चुके हैं, लेकिन उसको रिवाइज करना बहुत ज्यादा जरूरी है, और जिसमें एग्जाम का टाइम हो और चैप्टर रिवाइज ना हो, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हम आज देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की फॉर्म में हमारे चैप्टर को रिवाइज भी करते हुए चलेंगे। सो आई लवीना कुमावत वेलकमिंग यू ऑल एट स्कोरशाला। देखो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में क्या बताया था हमने? कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर हमने देखा था कि हमारी बॉडी को कंट्रोल कैसे किया जाता है। हमारी बॉडी जो है पूरी एक कोऑर्डिनेट, इतना ज्यादा कोऑर्डिनेट उनका कैसा है, कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा कैसे है हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स का। हमारी बॉडी के पार्ट्स को कैसे पता है कि कौन किसको कहाँ पर ग्रो करना है, किसको कितना ग्रो करना है, किसको छोटा रहना है, किसको बड़ा रहना है, कब कैसे बिहेव करना है, ये सारी चीजें हमारी बॉडी के सारे पार्ट्स को कौन सिखाता है। हमारी हाइट कौन बताता है, हमारे ये फिंगर्स है ये यहीं पर क्यों है, इसका एक पर्टिकुलर प्लेस है लेकिन ये इनको कैसे पता है। तो ये सारी चीजें हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में देखी थी। हमने दो पार्ट्स देखे थे उनके। क्या देखा था उसके अंदर कि एक तो हमारा कौन सा सिस्टम होता है, एक हमारा होता है हार्मोनल। हार्मोनल हम बोल सकते हैं कि जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो एक तो कैसे होगा, हार्मोनल होगा। दूसरा कैसे होता है, नर्व से हो सकता है, या हम बोल सकते हैं नर्वस सिस्टम से होता है। फाइन, नर्वस सिस्टम से होता है, यानी कि एक तरह से देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की फॉर्म में होता है। तो आई होप कि आप कुछ चीजें याद आ रही होगी कि एक्चुअली हमने इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें पढ़ी थी। चलो अब आ जाओ हमारे क्वेश्चंस पे। क्वेश्चंस के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट अबाउट रिसेप्टर्स। रिसेप्टर्स के बारे में देखा था, जैसे कि हमारी बॉडी के सेंस ऑर्गन्स होते हैं वैसे ही क्या होते हैं, रिसेप्टर्स भी होते हैं। फाइन, सेंस ऑर्गन्स में ही क्या है, रिसेप्टर्स है। किसी चीज को हम सेंस कर पाते हैं तो उस एरिया के अंदर क्या है, उसके रिसेप्टर्स लगे हुए हैं, दैट इज व्हाई हम उसको सेंस कर पा रहे हैं। तो हमें यहाँ पर क्या बताना है, करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। हमारा क्या बताना है, हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कि रिसेप्टर्स के बारे में। तो द फर्स्ट थिंग इज कि गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल।
क्या आपके गस्टेटरी रिसेप्टर्स टेस्ट को डिटेक्ट करते हैं और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है वो स्मेल को डिटेक्ट करते हैं? या फिर सेकंड पॉइंट पे आ जाओ, बोथ गस्टेटरी एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल, क्या दोनों ही आपके सिर्फ एक ही चीज को डिटेक्ट कर रहे हैं, दैट इज स्मेल? ऑल्फैक्टरी हुआ चाहे गस्टेटरी रिसेप्टर हुआ, कहाँ होगा? नोज के अंदर होगा, और वो क्या डिटेक्ट कर रहा है? स्मेल डिटेक्ट कर रहा है। क्या ये सही है? नेक्स्ट इज ऑडिटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट। ऑडिटरी रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्मेल को बता रहे हैं एंड ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो है वो टेस्ट को बता रहे हैं। या फिर ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट एंड गस्टेटरी रिसेप्टर्स स्मेल। फाइन, तो हमने क्या देखना है कि कौन सा रिसेप्टर क्या चीज को सेंस करता है। तो हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने कुछ रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था। देखो यहाँ देखो, कुछ रिसेप्टर्स के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला जो हमारा रिसेप्टर था दैट इज फीनो रिसेप्टर। फीनो रिसेप्टर जो हमारे इनर ईयर के अंदर होता है और वो क्या काम करता है? वो हमें सुनने में हेल्प करता है, वो हियरिंग में हेल्प कर रहा है। तो कौन सा हुआ? फीनो रिसेप्टर हुआ, जिसका नाम इसके अंदर अभी तक नहीं आया है। नेक्स्ट थिंग इज फोटो रिसेप्टर। फोटो रिसेप्टर मतलब फोटो क्लिक हो रही है, और फोटो क्लिक होती है तो कहाँ से होती है? हमेशा आईज से होती है। दैट मीन्स कि ये रिसेप्टर कहाँ पे मिलेगा हमको? आईज के अंदर मिलेगा। फाइन, तो जो दिखने में हमें मदद कर रहा है उनको हम क्या कहते हैं? फोटो रिसेप्टर्स कहते हैं। नेक्स्ट थिंग इज थर्मो रिसेप्टर्स। थर्मो रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हमारी स्किन के अंदर होता है, बिकॉज ये हमेशा क्या करते हैं? ये फील करते हैं चीजों को, कुछ गर्म है, ठंडा है, पेन है, ये सारी चीजें कौन बताएगा? थर्मो रिसेप्टर्स बताएंगे, जो कि हमारी स्किन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट वन इज ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स। यस, इसके बारे में अभी हमने इसके क्वेश्चन के अंदर बात की है। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं? नोज में होते हैं हमारे, और वो क्या काम करते हैं? तो वो स्मेल को डिटेक्ट करने का काम करते हैं। एंड नेक्स्ट इज गस्टेटरी रिसेप्टर्स, जो कि हमारी टंग के ऊपर होंगे और वो टेस्ट को डिटेक्ट करेंगे। तो अब देखिए कि इसमें से कौन सा सही है। देखिए एक बार कौन सा सही है। द फर्स्ट वन, ये सही है। फर्स्ट वन क्यों सही है? बिकॉज गस्टेटरी रिसेप्टर क्या कर रहा है? टेस्ट को डिटेक्ट कर रहा है, और ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर क्या कर रहा है? स्मेल को डिटेक्ट कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है? बिल्कुल सही आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर कौन सा हुआ? हमारा ए हुआ। फाइन, बिकॉज दोनों ही सेम चीज बता दे ऐसा हो नहीं सकता। ऑडिटरी रिसेप्टर जो है वो स्मेल बता दे, ये तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। ऑडिटरी रिसेप्टर है मतलब कि हम क्या करेंगे? हम ऑडिटरी है मतलब कि सुन सकते हैं उससे, ठीक है। तो स्मेल तो बिल्कुल नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या था? ऑल्फैक्टरी जो है वो टेस्ट को बताता है, और गस्टेटरी क्या कर रहा है? स्मेल को बता रहा है। तो ये भी बहुत उल्टा हो गया। जो आंसर था उसका क्या हो गया? ये तो अपोजिट हो गया। इसका मतलब ये इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? पार्ट ए, दैट इज गस्टेटरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट टेस्ट व्हाइल ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स डिटेक्ट स्मेल। फाइन, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब आ जाए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which is the correct sequence of the components of a reflex arc? अब reflex arc का करंट सीक्वेंस कौन सा है ये आपको बताना है कि करेक्ट सीक्वेंस कौन सा होने वाला है। अब उससे पहले ये कि रिफ्लेक्स आर्क क्या होता है, तो देखो ये स्ट्रक्चर आपको याद आ रहा होगा, बहुत अच्छे से याद होगा ये स्ट्रक्चर कि क्या है ये। जैसे ही किसी गर्म चीज को टच किया तो हाथों हाथ क्या होता है? हमारा हाथ जो है वो वहां से हट जाता है। बेसिकली हाथ हमारा उसी के ऊपर होना चाहिए था। हमें कैसे पता चला कि हमारा हाथ जल रहा है? गर्म चीज को टच किया, हाथों हाथ क्या हुआ? हाथ अपना हट जाता है। क्या हम ये सोच समझ के करते हैं? नहीं करते हैं, हम बिल्कुल नहीं सोचते हैं, और विद इन अ सेकेंड हमारा हाथ हट जाता है। उसके बाद हमको समझ में आता है कि अच्छा हमारा हाथ तो जल रहा था। इवन किसी ठंडी चीज को अगर किसी ने टच करवा दिया तब भी क्या होगा? एकदम से हमारा हाथ हट जाएगा। अगर किसी चीज के ऊपर पैर चला गया हमारा, सपोज कोई निडल के ऊपर अगर पैर चला गया, तब भी क्या होगा? ऑटोमेटिकली जो है हमारा पैर वहां से उठ जाएगा। हमें उसमें सोचने समझने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम सोचेंगे समझेंगे तब तक क्या होगा? वहां पर लगेगा थोड़ा सा टाइम। तो उस टाइम को उस टाइम को बचाने के लिए हमने क्या किया? उस टाइम को थोड़ा सा कम करने के लिए क्या कर दिया जाता है? जो हमारी स्पाइनल कोड होती है वही इंस्ट्रक्शंस दे दिया करती है। सी बेसिकली होता क्या है कि नर्व्स क्या कर रही है? हमारी बॉडी की जो नर्व्स होती है वो क्या करती है? सारे इस तरह की चीजों को सेंस करती है कि हाँ किसी ने गर्म चीज को टच कर लिया, कहीं पर स्किन है वो ठंडी चीज को टच कर चुकी है, तो ये सारा सेंस हो जाता है। सेंस होने के बाद में ये नर्व्स कहाँ जाती है? नर्व्स जाती है स्पाइनल कोड तक। ये नर्व्स कहाँ जाती है? स्पाइनल कोड तक जाती है। अब ये स्पाइनल कोड जो है ये बेसिकली क्या करता है? ये ब्रेन को बताता है कि ये काम हुआ है। फिर ब्रेन क्या करेगा? उस चीज को इंटरप्रेट करेगा, और उसके बाद वो क्या करेगा? वो कमांड देगा। कमांड देने के बाद में कमांड इसने किसको दिया? स्पाइनल कोड को दिया। स्पाइनल कोड ने किसको दिया? नर्व्स को दिया। उसके बाद वो काम होता है। तो इतना टाइम हमारे पास में नहीं होता। इतना टाइम होगा तब तक तो हमारा हाथ जल जाएगा। तो बेसिकली हुआ क्या? हुआ ये कि यहाँ से हमने क्या किया? ब्रेन को हटा दिया। इस प्रोसेस में से ब्रेन को हटा दिया।
बिकॉज स्पाइनल कोड के पास में कुछ कुछ चीजों की अथॉरिटी होती है। तो स्पाइनल कोड हैव द अथॉरिटी कि वो क्या कर सकता है, ऐसे सिचुएशन के अंदर डायरेक्टली नर्व्स को इंस्ट्रक्शंस दे सकता है कि आप क्या करो, वहां से जाके अपना हाथ हटा लो। तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, नर्व्स जाएंगी आगे इंस्ट्रक्ट करेंगी और वहां से हाथ जो है वो हट जाएगा। यहाँ पर ब्रेन का कोई रोल नहीं हुआ। तो जो ब्रेन का रोल नहीं है तो क्या हुआ, नर्व्स ने स्पाइनल कोड को बताया, स्पाइनल कोड ने नर्व्स को बता दिया और इसी को हम क्या नाम देते हैं, इसी को हम देते हैं रिफ्लेक्स आर्क। ठीक है, लेकिन अब इसके अंदर वर्क कैसे हुआ, कौन सी नर्व थी जो स्पाइनल कोड तक गई, स्पाइनल कोड ने किसको इंस्ट्रक्शंस दिए होंगे, ये बीच का कनेक्शन क्या है, ये पूरा हम एक बार देख लेते हैं। बेसिकली देखो हुआ क्या, यहाँ जब गर्म चीज को टच किया गया तो क्या हुआ, इलेक्ट्रिकल इंपल्स गए हाथों के अंदर। इलेक्ट्रिकल इंपल्स कौन लेकर गया, हमारी नर्व्स लेकर गई। ये जो नर्व्स है ये कहाँ जाएंगी, ये नर्व जा रही है हमारी कहाँ पर, ये जा रही है स्पाइनल कोड तक। और ये कौन सी नर्व जा रही है, ये जा रही है सेंसरी नर्व। ये कौन सी नर्व जा रही है, सेंसरी नर्व जा रही है। सेंसरी नर्व हम इसको कह सकते हैं कि जिसने क्या किया है, सेंस किया है। सेंसरी नर्व जिसने क्या किया है, सेंस किया है इन चीजों को। ठीक है, कि गर्म चीज जो है वो टच हो रही है कहीं पर। अब ये सेंसरी नर्व कहाँ जा रही है, ये सेंसरी नर्व जा रही है स्पाइनल कोड तक। स्पाइनल कोड तक जाएंगी तो क्या होगा, स्पाइनल कोड जो है वो इसको इंस्ट्रक्शंस देगा कि प्लीज अब जाओ और वहां से हाथ हटा लो, अदरवाइज क्या होगा, हाथ जल जाएगा। वी डोंट हैव टाइम कि हम ब्रेन को कुछ कहे और ब्रेन फिर हमें इंस्ट्रक्शंस दे। इससे अच्छा है कि आप ही ये काम कर लो। सिंपल सी चीज है, याद करवाया था आपको कि अगर कोई वॉचमैन है, किसी फैक्ट्री का कोई वॉचमैन है और उस फैक्ट्री के अंदर आग लग जाती है, या अगर कोई कंपनी है उस कंपनी के अंदर अगर शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, तो वॉचमैन क्या करेगा, सबसे पहले अपने मैनेजर को फोन करेगा और वो मैनेजर क्या वेट करेगा, अपने डायरेक्टर को कॉल करेगा, पूछेगा कि भैया क्या करना है, अब सर हमें क्या करना है अगर वहां पे आग लगी है तो। नहीं ना, ये तो कॉमन सेंस की बात है, आग लगी है तो उसको बुझाना ही है। तो वो वॉचमैन को इंस्ट्रक्ट कर देगा कि आप एक काम करो, फायर ब्रिगेड को बुलाओ और फटाफट से ये आग जो है बुझाओ। ठीक है, तो ये किसने बताया, ये मैनेजर ने ही बोल दिया। मैनेजर हैव द अथॉरिटी, वहां कुछ गलत नहीं हो रहा है। तो जो मैनेजर है उसके पास कुछ अथॉरिटी होती है, वो क्या करता है, डायरेक्टली इंस्ट्रक्शंस दे सकता है। वो बाद में क्या करेगा, डायरेक्टर को बता देगा कि भाई ये सब काम हुआ था, लेकिन उस सर्टेन टाइम पर वो वेट नहीं करेगा उनके इंस्ट्रक्शंस का। द सेम थिंग इज हियर कि यहाँ पर भी क्या हो रहा है, बेसिकली ये हाथ जल सकता है। दैट इज वाई स्पाइनल कोड जो है वो ब्रेन के इंस्ट्रक्शंस का वेट नहीं करेगा और यहाँ पर डायरेक्टली वो नर्व को इंस्ट्रक्ट कर देगा। तो बेसिकली देखो, सबसे पहले कौन था, सबसे पहले है सेंसरी नर्व। सबसे पहले कौन है, सेंसरी नर्व ने इस चीज को सेंस किया। ये कहाँ ले जाएगा, ये इसको ले जा रहा है कहाँ पर, स्पाइनल कोड तक ले जाएगा। स्पाइनल कोड जो है वो किसको इंस्ट्रक्ट कर देगी, स्पाइनल कोड जो इंस्ट्रक्शंस देगी वो कौन लेकर आया, मोटर नर्व लेकर आती है। स्पाइनल कोड जो भी इंस्ट्रक्शंस देती है वो कौन लेकर आता है, मोटर नर्व लेकर आती है। और उसके बाद यहाँ से जो ये हाथ है ये यहाँ से हट जाता है। फाइन, और ये बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम में होता है ताकि हाथ जो है वो जले ना। अब इसमें से एक बार देख ले क्या हुआ ये कि सबसे पहले किसने डिटेक्ट किया ये सब कुछ, ये रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया। सबसे पहले किसने डिटेक्ट किया, रिसेप्टर्स ने डिटेक्ट किया। तो यहाँ देखो रिसेप्टर्स किस किस में आ रहा है, सबके अंदर आ रहा है रिसेप्टर्स। तो रिसेप्टर्स के बाद में क्या हुआ, रिसेप्टर्स के बाद जो सेंसरी नर्व थी वो उस सेंस को लेकर गई है आगे तक। तो यहाँ पे मसल्स है, मसल्स तो बिल्कुल नहीं करेगी ये काम, मोटर न्यूरॉन्स नहीं करेंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स करेंगे, सेंसरी नर्व्स करेंगी, मोटर न्यूरॉन्स यहाँ पर नहीं करेंगे। रिसेप्टर ने डायरेक्ट स्पाइनल कोड को कह दिया, ये तो बहुत गलत बात है भैया। रिसेप्टर्स तो हमारे सपोज यहाँ पर है, ठीक है, ये इन रिसेप्टर्स को कोई चीज पता है तो वो आगे से आगे सारे रिसेप्टर्स को ट्रांसफर नहीं करेंगे, वो किसको बोलेंगे, सीधा न्यूरॉन्स को कहेंगे। कौन से न्यूरॉन्स, सेंसरी न्यूरॉन्स हमेशा। तो देखो रिसेप्टर्स ने किसको कहा, सेंसरी न्यूरॉन्स को बताया। सेंसरी न्यूरॉन्स ने ये इन्फॉर्मेशन ले जाकर किसको दी, स्पाइनल कोड को दी। स्पाइनल कोड ने जो इंस्ट्रक्शंस देने थे वो किसको दिए, मोटर नर्व को दिए, मोटर न्यूरॉन्स को दिए। मोटर न्यूरॉन्स जो है अब ये किसको इंस्ट्रक्ट करेगा, ये इंस्ट्रक्ट कर देगा हमारी मसल्स को कि वहां से क्या करे, हाथ को हटा ले। बिकॉज जो मूवमेंट होता है हमारे हाथों का या हमारे पैरों का, ये मसल्स की वजह से ही हो पाता है। अगर मसल्स नहीं होगी, मसल्स के अंदर अगर कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा, रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो हमारे हैंड मूवमेंट नहीं हो पाएगा, हमारा लेग मूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर जो मोटर न्यूरॉन्स है ये किसको इंस्ट्रक्ट करेगा, ये मसल्स को इंस्ट्रक्ट करेगा कि आप जो है वहां से क्या करें, अपना हाथ हटा ले, ताकि वो हाथ जो है वो बिल्कुल भी जले ना। फाइन, तो जब ये प्रोसेस पूरा याद होगा, पूरा रिफ्लेक्स आर्क आपको याद होगा, तो ही आप बता पाएंगे कि सीक्वेंस क्या है। डायरेक्टली सोचने से नहीं होगा, ना ही चीजें रटने से होगा, बस डायग्राम को ध्यान में रखना है। हमेशा अपने माइंड में डायग्राम को तो फिक्स कर ले कि जिस किसी का भी नाम आया उसका डायग्राम हमारे माइंड में सबसे पहले आ जाना चाहिए, सबसे पहले वो चीज क्लिक करनी चाहिए, देन उसका प्रोसेस और उसके बाद हमारे आंसर्स तो वैसे भी निकल के आ जाएंगे। चलो
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पोस्चर एंड बैलेंस ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय। पोस्चर और बैलेंस जो होता है बॉडी का वो किसके कंट्रोल में रहता है? पोस्चर और जो बैलेंस है हमारी बॉडी का ये बेसिकली किसके कंट्रोल में रहेगा? ये सेरेबेलम के कंट्रोल में रहता है। देखो हमारी ब्रेन जो है हमारा बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है, बहुत ही डेलिकेट पार्ट होता है। तो उस ब्रेन के अंदर देखो क्या होता है, फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन है, हिंड ब्रेन है, बहुत सारी चीजें हैं। अब इन बहुत सारी चीजों में से एक होता है सेरेबेलम। वो क्या काम करता है? तो सेरेबेलम हमारी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करने का काम करता है। उसके अलावा ये हमारे बैलेंस को बनाए रखता है बॉडी के। फाइन, सो आगे आ जाए, नेक्स्ट थिंग पे आ जाए। नेक्स्ट थिंग इज द मूवमेंट ऑफ शूट टुवर्ड्स लाइट। मूवमेंट किसका बताना है? शूट सिस्टम का। कहाँ पर? लाइट की तरफ में। ठीक है, लाइट की तरफ जो मूवमेंट होगा शूट सिस्टम का वो आपको बताना। तो शूट सिस्टम बेसिकली क्या होता है? देखो प्लांट के अंदर जो सॉइल के अंदर का जो पार्ट होता है उसे हम क्या कहते हैं? रूट्स कहते हैं। तो ये क्या होता है? ये रूट सिस्टम होता है। फाइन, ये क्या है? हमारा रूट सिस्टम है यहाँ पर। अब ऊपर का पोर्शन क्या है? शूट सिस्टम होता है। जब ये शूट सिस्टम लाइट की डायरेक्शन के अंदर चला जाता है, जब ये शूट सिस्टम कहाँ जाएगा? लाइट की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, तो उसे हम क्या कहते हैं? फोटोट्रोपिज्म कहा जाता है। कब कहते हैं? जब कोई भी जो शूट है वो किसकी तरफ चला जाएगा? सन की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। कौन सा होता है? सनफ्लावर। याद होगा, सनफ्लावर तो बिल्कुल याद होगा कि हमेशा सनफ्लावर जो है वो सन की तरफ ही देखता रहता है, वो उसको घूरता रहता है। ठीक है, तो सन की तरफ ही सनफ्लावर देखता रहता है कंटिन्यूअसली। अगर सन इस डायरेक्शन में चला गया तो सनफ्लावर भी इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अगर सन इस डायरेक्शन में तो सनफ्लावर भी रोटेट होकर उधर चला जाएगा। फाइन, तो ये क्या हुआ? लाइट की डायरेक्शन में मूवमेंट हो जाता है। इवन हमने एक एक्सपेरिमेंट भी किया था कि एक रूम के अंदर हमने क्या किया था, एक प्लांट को रखा और एक साइड में क्या कर, तीनों साइड में उसमें क्या कर दिया हमने? अंधेरा कर दिया। लेकिन सिर्फ एक साइड थी जहां से रोशनी आ रही थी, जहां से बाहर से क्या आ रही थी? सनलाइट आ रही थी। तो पौधा जो था वो उसी डायरेक्शन के अंदर उसने मूवमेंट करना स्टार्ट कर दिया। फाइन, पौधे ने क्या किया? उसी डायरेक्शन में मूवमेंट करना शुरू कर दिया। इसको हमने क्या नाम दिया था? इसको हमने कहा था फोटोट्रोपिज्म। फाइन, फोटोट्रोपिज्म कहा था। तो ये क्या होगा? शूट जब लाइट की तरफ जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? फोटोट्रोपिज्म कहेंगे। ना यहाँ पर जियोट्रोपिज्म आएगा, ना हाइड्रोट्रोपिज्म आएगा और ना ही यहाँ पर कीमोट्रोपिज्म आएगा। फाइन, चलो, तो आई होप कि ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। देखो बहुत इजी से क्वेश्चन है, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एमसीक्यूज है। आप चीजों को एलिमिनेट भी कर सकते हो। सपोज आपको लगता है कि नहीं ये तो आंसर बिल्कुल नहीं हो सकता, तो उसे तो एलिमिनेट ही कर दे कि हाँ ये तो आंसर बिल्कुल है ही नहीं। चलो, नेक्स्ट थिंग इज द सब्सटेंस दैट ट्रिगर्स द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स। मैच्योर लीव्स का जो फॉल ऑफ होता है उसको ट्रिगर कौन करता है? एंड फ्रूट्स फ्रॉम प्लांट्स इज ड्यू टू। जब भी प्लांट के ऊपर कोई लीफ है, कोई पार्ट है उसका या कोई फ्रूट है, जब वो पूरा पक जाता है, जब वो अच्छे से राइपन हो जाता है, तब क्या होता है कि सारी लीव्स उसमें से गिरने लग जाती है, फ्रूट्स गिरने लग जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? प्लांट ऐसा क्यों नहीं करता कि उसको भी अटैच करके रखे अपने साथ में? पॉसिबल तो है, प्लांट बाकी सबको भी तो अपने साथ जोड़ के रखता है। तो इन सारी लीव्स को, इन फ्रूट्स को क्यों फेंक देता है जब वो मेच्योर हो जाती है? तो बेसिकली उनके अंदर, प्लांट के अंदर भी क्या होता है? बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। जैसे हमारी बॉडी के अंदर हार्मोन्स काम करते हैं, वैसे ही प्लांट बॉडी के अंदर भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। कुछ ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं जो कि ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो कि ग्रोथ को रोकने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या है, ऑक्सिन जो है वो ग्रोथ हार्मोन है। ऑक्सिन क्या है? ग्रोथ हार्मोन है। बेसिकली ये कहाँ पर होता है? ये टिप्स के ऊपर होता है और प्लांट की लेंथ को इंक्रीज करता है। प्लांट की किसको इंक्रीज करेगा? लेंथ को इंक्रीज करता है। गिबरेलिन हार्मोन है, ये कहाँ होता है? तो गिबरेलिन हार्मोन जो है वो स्टेम के साइड में होता है। उसके अलावा साइटोकाइनेंस है। साइटोकाइनेंस कहाँ होगा? साइटोकाइनेंस जो है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है। एब्साइसिक एसिड है, ये किसमें हेल्प करेगा? ये एब्साइज करेगा। ये क्या करेगा? हमेशा एब्साइज करेगा। किसको एब्साइज करेगा? तो जो मैच्योर लीव्स होती है उनको गिराने में, उनको फॉल ऑफ करने में कौन हेल्प करता है? एब्साइसिक एसिड हेल्प करता है। ठीक है, एब्साइसिक एसिड जो है वो ही क्या करेगा? फॉल ऑफ कर देगा सारी अनवांटेड लीव्स को, जो राइपन फ्रूट है उनको और सबको। फाइन, तो ये अपनी ग्रोथ जो है उसको स्टॉप करने का काम करता है कि बस यहाँ पर ये मैच्योर हो चुके हैं एंड दैट्स इट, अब इनको प्लांट की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ये वहां से क्या हो जाएंगे? दूर चले जाएंगे। फाइन, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द करेक्ट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की भी बेसिकली जो सही डायरेक्शन होती है, करेक्ट डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है? तो देखो हमने पढ़ा था न्यूरॉन्स के बारे में कि न्यूरॉन्स क्या होता है? नर्व सेल्स है। न्यूरॉन्स क्या है? नर्व सेल्स है। ये हमने बना दिया नर्व सेल का स्टार।
अब इस स्टार के अंदर हमने क्या कहा था कि भाई ये जो इसके बाल लाइक स्ट्रक्चर है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इनको हमने क्या नाम दिया था, डेंड्राइट्स कहा था। ये क्या है, हमारे डेंड्राइट्स है, ये इस सेल के डेंड्राइट्स हुए। फाइन। एक डेंड्राइट ऐसा होता है जो थोड़ा सा लंबा होता है, जिसको हमने क्या नाम दिया था, एक्सॉन नाम दिया था। और उस एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, एक्सॉन के ऊपर म्यालिन शीथ होती है। एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, म्यालिन शीथ होती है। ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है, यहाँ पर होती है नर्व एंडिंग्स। एंड वी नो वेरी वेल कि जो सेंस होता है वो कौन सेंस करता है, कौन डिटेक्ट करता है सारे सेंसेस को, सारे रिसेप्टर्स कहाँ होते हैं, तो बेसिकली इनके टिप्स के ऊपर होते हैं। जब भी इनको कोई इंस्ट्रक्शन मिलता है तो कहाँ से मिलेगा, इनके टिप्स पे, यानी कि इन डेंड्राइट से मिलेगा। इंस्ट्रक्शन जब भी मिलेगा किससे मिलेगा, इन डेंड्राइट से मिलेगा। डेंड्राइट्स के थ्रू वो कहा जाएगा, डेंड्राइट्स के थ्रू वो जाएगा सेल बॉडी, और उसके बाद कहा जाएगा इस एक्सॉन के अंदर चला जाएगा, और एक्सॉन में जाने के बाद कहाँ आ जाएगा, नर्व एंडिंग्स पे आ जाएगा। फाइन। नर्व एंडिंग्स पे क्या होता है, सिनेप्स होते हैं। नर्व एंडिंग्स जो होती है वो बिल्कुल ऐसे इस तरह का स्ट्रक्चर होता है जिसको कि कहीं पर रखा जा सके, थोड़ा सा फूला हुआ स्ट्रक्चर होता है। उसके बाद ये जो नर्व एंडिंग्स है, ये नर्व एंडिंग्स किससे कनेक्टेड होती है, ये नर्व एंडिंग्स किसी दूसरे सेल के डेंड्राइट से कनेक्टेड होती है। एक और हम सेल बना लेते हैं, ये इसका एक्सॉन हो गया। ठीक है। यहाँ पर हो जाएंगे म्यालिन शीथ, एंड इसके ऊपर ये हो गए हमारे डेंड्राइट्स। अब क्या होता है कि जो डेंड्राइट्स होते हैं ये इसकी नर्व एंडिंग से कनेक्टेड होते हैं। किसकी नर्व एंडिंग से कनेक्टेड होंगे, इन दोनों की। ये जो है ये इससे कनेक्टेड हो सकता है, ये हो सकता है कि इससे कनेक्टेड हो, ये हो सकता है कि इससे कनेक्टेड हो, ये हो सकता है कि इससे कनेक्टेड हो। तो ये क्या होता है कि जो एक न्यूरॉन की, एक नर्व सेल का जो नर्व एंडिंग है और जो दूसरे सेल का डेंड्राइट है वो एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, और हमेशा जो फ्लो होगा इलेक्ट्रिक इंपल्स का वो इस डायरेक्शन के अंदर होगा। फाइन। तो यहाँ पर चेक कर ले किस डायरेक्शन में हो रहा है। यहाँ एक बार देखिए, बैक साइड से आए नर्व इंपल्स, इंस्ट्रक्शंस आए और उसके बाद वो आगे जा रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। पीछे की साइड से कभी भी इंस्ट्रक्शंस नहीं आएंगे, हमेशा जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स होगा वो डेंड्राइट के थ्रू ही आगे जाने वाला है। फाइन। नर्व एंडिंग के थ्रू नहीं जाएगा, डेंड्राइट से होते हुए जाएगा एक्सॉन, एक्सॉन से होते हुए जाएगा नर्व एंडिंग। नर्व एंडिंग के बाद में अगेन एक दूसरा कोई न्यूरॉन होगा, और उस दूसरे न्यूरॉन के जो डेंड्राइट्स होते हैं वहां पर वो क्या करेगा, सारी इंफॉर्मेशन को आगे दे देगा, यानी इलेक्ट्रिकल इंपल्स को आगे ट्रांसफर कर देगा। फाइन। तो यहाँ देख ले, यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ बैक साइड से आ रहा है अगेन, तो ये भी रॉन्ग हो गया। यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है, यहाँ पर ये डेंड्राइट है, डेंड्राइट से कहा गया एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से अगेन डेंड्राइट, डेंड्राइट से एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग। हाँ ये ठीक है, ये जो हमने अभी पढ़ा था ये वही है। यहाँ चेक कर ले, ये तो कनेक्टेड ही गलत हो रखे हैं, उल्टे कनेक्टेड है, तो ये तो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। नहीं याद रहे तो इतना जरूर याद रखना कि हमेशा ये स्ट्रेट जुड़ेंगे, हमेशा स्ट्रेट जुड़ेंगे, ये एक सिंगल लाइन के अंदर होंगे। जैसे आप स्कूल के अंदर असेंबली में जाते हो तो लाइन फॉर्म करते हो, तो एक तरफ जिसका फेस होता है बाकी सारे स्टूडेंट्स का फेस भी तो उसी डायरेक्शन में होता है। ऐसा थोड़ी ना कि एक स्टूडेंट का फेस जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, दूसरे स्टूडेंट का फेस सामने वाले डायरेक्शन में होगा, नहीं, हमेशा सारे स्टूडेंट्स का फेस जो होता है वो एक सिंगल डायरेक्शन के अंदर होता है। तो वैसे ही जब हम न्यूरॉन्स की बात करेंगे तो सारे जो उनके फेसेस होंगे वो एक साइड में होंगे। अब यहाँ देखो दोनों अपोजिट है, तो ये तो पहले एलिमिनेट हो गया, यहाँ दोनों अपोजिट है, पहले एलिमिनेट हो गया, बचे कौन, ये दो। अब चेक कर ले, और अब हमको पता है कि बिल्कुल सीधा जाता है, मतलब पहले कौन आएगा, पहले आएगा डेंड्राइट, डेंड्राइट के बाद ये एक्सॉन, एक्सॉन से नर्व एंडिंग, नर्व एंडिंग से किसी दूसरे सेल का डेंड्राइट, देन अगेन एक्सॉन, और उसके बाद अगेन नर्व एंडिंग। तो इस तरह से जो इलेक्ट्रिक इंपल्स होते हैं वो आगे की तरफ बढ़ पाते हैं। चलो, स्ट्रक्चर देख के घबराना बिल्कुल नहीं है। कई बार ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं हमें लगता है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता है, ये बहुत ज्यादा इजी हुआ करते हैं। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ डॉक्टर एडवाइज्ड अ पर्सन टू टेक एन इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन बिकॉज, एक डॉक्टर ने एडवाइस किया है एक पर्सन को कि आपको क्या करना है, इंसुलिन का इंजेक्शन लेना है। क्यों कहा है ये, तो हमें ये बहुत अच्छे से पता है कि इंसुलिन बेसिकली क्या होता है। इंसुलिन इज एन हार्मोन, इंसुलिन इज अ हार्मोन। ये कौन सा हार्मोन होता है, ये हार्मोन है, ये कहाँ से रिलीज होता है, ये हार्मोन रिलीज होता है हमारे पैंक्रियाज से। कहाँ से रिलीज होता है, ये हमारे पैंक्रियाज से रिलीज होता है। बेसिकली जो हमारा पैंक्रियाज है वो पैंक्रियाटिक जूस देता है, जिसकी वजह से जो हमारा फूड का डाइजेशन है वो थोड़ा और इजी हो जाता है। फाइन। लेकिन ये पैंक्रियाज साथ ही साथ में एक हार्मोन भी रिलीज करता है, बिकॉज ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है जो अपने हार्मोन्स को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में डाल देती है, ठीक है, विदाउट एनी डक्ट। तो ये किसमें, पैंक्रियाज से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है, पैंक्रियाज से रिलीज होता है हमारा इंसुलिन हार्मोन। अब ये जो इंसुलिन हार्मोन है ये बेसिकली क्या काम करता है, तो ये शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने का काम करता है। क्या करेगा, ये शुगर लेवल को
कंट्रोल में रखने का काम करता है। तो इसका हाई ब्लड प्रेशर, इसका ब्लड प्रेशर क्या लो हो गया था उस पर्सन का, इसलिए डॉक्टर ने कहा था इंसुलिन का? तो नहीं, हमने तो अभी क्या कहा कि शुगर लेवल से कुछ कनेक्टेड है ये। फिर हमने कहा हार्ट बीट जो है वो स्लो हो गई थी, बिल्कुल नहीं, ये भी गलत है। He was suffering from goiter, goiter से सफरिंग था, बिल्कुल नहीं, goiter का मतलब होता है कि किसी की गर्दन का फूल जाना, तो यहाँ तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं था। हाँ, his sugar level in blood was high, yes, it will be answer। क्या है ये? उसका शुगर लेवल जो था वो ब्लड के अंदर बहुत ज्यादा हाई था। डू यू नो कि जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनको कंटिन्यूअसली दिन में 2 से 3 बार इंजेक्शन लेने पड़ते हैं। ये तो हमने कई बार सुना है कि डायबिटिक पेशेंट्स को स्टार्टिंग में तो एक इंजेक्शन लगे जाते हैं, देन फिर 2 बार भी लगते हैं दिन में, और उसके बाद एक दिन के अंदर 3-3 बार भी इंजेक्शन उनको लगाए जाते हैं, और वो रोज इंजेक्शन लेते हैं। क्यों लेते हैं? बिकॉज उनकी बॉडी क्या हो चुकी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो चुकी है। अब इंसुलिन जो है वो प्रॉपरली या तो सिक्रेट नहीं हो रहा है, और अगर सिक्रेट हो रहा है तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है। दैट इज वाई जो इंसुलिन है, जब ये काम ही नहीं करेगा या जब ये सेक्रेट ही नहीं होगा, पैंक्रियास हो सकता है किसी रीजन से ये इंसुलिन हार्मोन को सेक्रेट नहीं कर रहा है, जब इंसुलिन हमारी बॉडी में सेक्रेट नहीं होगा तो हमारी बॉडी का जो शुगर लेवल है वो बढ़ जाएगा, और जितना ज्यादा शुगर लेवल होगा उतना ही ज्यादा हमें क्या हो जाएगी, डायबिटीज हो जाएगी। दैट इज वाई कहा जाता है कि शक्कर को कम लेना है, पूरी बॉडी का ध्यान रखना है और बैलेंस डाइट लेनी है, ताकि हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जो है वो खराब ना हो, सारे ही पार्ट जो है अपने प्रॉपरली उनका फंक्शन जो है वो करते रहे। अगर एक भी पार्ट अपना काम नहीं करेगा तो बहुत गड़बड़ होने वाली है, बॉडी के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई डिजीज जरूर रहेगी। दैट इज वाई कहा जाता है कि हमेशा क्या करना है, बैलेंस डाइट लेनी है, अपनी बॉडी की एक भी पार्ट को नाराज नहीं करना है। जिसको नाराज कर देंगे उसकी बीमारियां शुरू हो जाएंगी। चलो, सो आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा, और अब नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेंगे कि हमें मीठा कम खाना है, ताकि हमारी बॉडी में जो पैंक्रियाज है वो बहुत आसानी से इंसुलिन को एडिक्वेट क्वांटिटी में सिक्रेट करता रहे, ताकि हमें डायबिटीज ना हो जाए। सो come to the next question. Next question is which of the following endocrine glands is unpaired? कौन सी ऐसी endocrine gland है जो कि अभी unpaired है, जो पेयर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है? एड्रिनल, क्या एड्रिनल ग्लैंड है? तो नहीं, एड्रिनल ग्लैंड कहाँ होती है? किडनी के जस्ट ऊपर की साइड में होती है। तो वी हैव 2 किडनीज, और दोनों किडनीज के ऊपर कौन है? एड्रिनल ग्लैंड है। इसका मतलब ये कितनी होगी, ये कितनी हो रही है हमारे पास में, ये होती है 2, ठीक है। तो ये तो पेयर में होती है। टेस्टीज ले लो, किसमें होता है टेस्टीज? तो मेल के अंदर होते हैं, मेल बॉडी के अंदर टेस्टीज होते हैं, जो बॉडी से थोड़ा सा बाहर की तरफ होते हैं और स्क्रोटम के अंदर लटके हुए होते हैं। ये भी कितने होते हैं? 2 होते हैं। उसके अलावा अगर हम ओवरी की बात करें तो हमको पता है, हमने देखा था एक ऐसा स्ट्रक्चर देखा था हमने। कौन सा स्ट्रक्चर? इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर देखा था, जहां पर यहाँ पे क्या था, यहाँ पर ये जो 2 गोले थे इनको हमने क्या नाम दिया था? ओवरीज नाम दिया था। इनको हमने क्या नाम दिया? ओवरीज नाम दिया था। तो ओवरी भी कितनी होती है? 2 होती है। बट एक जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये हमेशा सिंगल होती है, हमारे ब्रेन के अंदर होती है, ठीक है, हमारे सिर के अंदर होती है, लाइक स्कल के अंदर प्रेजेंट होती है, यहाँ कहीं पे होगी। देखो, जहाँ यहाँ कहीं पे आपको पता होगा एक फूल गोभी जो स्ट्रक्चर होता है उसके आसपास में होती है पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज द मास्टर ग्लैंड, और ये सिंगल ही होती है, 2 नहीं होती है। फाइन, तो ये क्या है? ये एक ही होती है, यानी कि ये अनपेयर्ड है, और ये क्या है? मास्टर ग्लैंड भी है। इसको हम क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्यों कहते हैं? बिकॉज ये सारे ही ग्लैंड्स को कंट्रोल करने का काम करती है। कब कोई ग्लैंड है जो हार्मोन्स को रिलीज करेगी, कब कोई ग्लैंड जो है वो हार्मोन को कम कर देगी, तो ये सब का काम कौन करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड करती है। तो ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ये कैसी होती है? सिंगल होती है, यानी कि ये अनपेयर्ड है। ये कैसी है? ये अनपेयर्ड है। बाकी सब कैसे होते हैं? पेयर्ड होते हैं, मतलब कि वो 2-2 के पेयर बनाकर रहते हैं। इनके दोस्त है, लेकिन पिट्यूटरी ग्लैंड के कोई भी दोस्त नहीं है। फाइन, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है और उसको एग्जांपल से बताना है। देखो, प्लांट बॉडी के अंदर हमने ये सारी चीजें देख रखी है कि जैसे ही प्लांट बॉडी को सनलाइट मिलती है तो प्लांट बॉडी क्या करती है? सनलाइट की तरफ मूव करने लगती है। और हमको ये भी पता है कि शूट सिस्टम जो होता है प्लांट का, वो हमेशा ऊपर की डायरेक्शन में ग्रो करता है, वो नीचे की डायरेक्शन में ग्रोथ करता है। उसके अलावा हमें पता है कि जो रूट सिस्टम होता है, जहां पर भी उसको कहीं पानी नजर आएगा वो क्या करेगा? पानी की तरफ में मूव ऑन कर लेगा, पानी की तरफ चला जाएगा। कई बार होता है कि अंडरग्राउंड के अंदर पानी होता है, लेकिन हम ऊपर से उनका इरिगेशन नहीं कर रहे, तो रूट्स कहाँ तक चली जाती है? पूरे पानी तक चली जाती है, नीचे तक चली जाती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो एक और चीज होती है, क्या? फ्लावर जो होते हैं, फ्लावर के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हमेशा जाकर किसके ऊपर गिरते हैं? स्टिग्मा के ऊपर ही गिरते हैं। वो और कहीं नहीं जाते, सिर्फ और सिर्फ कहाँ जाते हैं? स्टिग्मा के ऊपर ही जाते हैं। तो ये कौन सा मूवमेंट हो गया? ये सारे मूवमेंट क्या है? ये ट्रॉपिक मूवमेंट होते हैं। ये सारे मूवमेंट क्या है? ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं, ठीक है।
अब इसके एग्जाम्पल्स हमने देखे हैं, ये सब क्या है हमारे, ये एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये ट्रॉपिक मूवमेंट के ही एग्जाम्पल है। द फर्स्ट थिंग फोटोट्रॉपिज्म, ये हमने देखा है। फोटोट्रॉपिज्म क्या होता है कि जब भी कोई प्लांट जो है वो लाइट की डायरेक्शन में देखेगा, लाइट को देखेगा, तो वो हमेशा लाइट की डायरेक्शन में मूव कर जाता है। क्यों कर जाता है हमको पता है, बिकॉज ऑक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है और उस हार्मोन की वजह से ही क्या होगा कि जो भी प्लांट होगा वो हमेशा किसकी डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, वो हमेशा सन की डायरेक्शन में मूव कर जाएगा। इसे हम क्या कहते हैं, फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। इसे हम कहते हैं फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। सेकेंड थिंग पे आ जाओ, दैट इज थिग्मोट्रॉपिज्म। आपने देखा होगा कि जो अंगूर की जो बेल होती है या जो क्लाइंबर्स होते हैं, उन क्लाइंबर्स की जो लीव्स होती है एकदम पहले तो एक कहते हैं ना धागे की फॉर्म में आती है, जहां पर कहीं पर उनको सपोर्ट मिलेगा वो वहां पर क्या होगा, लपेट जाएंगे। ठीक है, वहां पर वो अपने आप को क्या करेंगे, लपेट लेंगी। तो उसे हम क्या कहते हैं, इस प्रोसेस, इसको हम कहते हैं थिग्मोट्रॉपिज्म। इसको हम क्या कहते हैं, थिग्मोट्रॉपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट थिंग इसकी हाइड्रोट्रॉपिज्म। हाइड्रोट्रॉपिज्म का मतलब होता है कि जहां पर पानी ज्यादा मिलेगा, जो रूट्स है हमारी वो उसी की डायरेक्शन में चली जाएगी। जहां पर पानी मिला वहां पर ही रूट्स हमारी जो है उस डायरेक्शन के अंदर मूव कर गई। फाइन, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस कंटेनर के अंदर हमने क्या किया है, यहाँ पर रखा है पानी, एक बकेट के अंदर क्या रख दिया, पानी रख दिया है, उस बकेट के अंदर कर दिया हमने होल, तो थोड़ा थोड़ा सा क्या होगा, आसपास में मॉइस्चर होगा। तो ये जो रूट्स है जिनको अभी तक पानी नहीं मिल रहा था, ये रूट्स कहाँ चली जाएंगी, इसकी तरफ मुड़ जाएंगी। फाइन, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट थिंग इज जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म का मतलब होता है, देखो इसके अंदर क्या है, ये जो हमारा गमला है इसके अंदर देखो क्या हो रहा है, जो इसका शूट सिस्टम है वो तो ऊपर की तरफ चला गया। शूट सिस्टम हमेशा कहाँ जाता है, ऊपर के डायरेक्शन में जाता है। तो जैसे ही हमने इसको टेढ़ा कर दिया तो क्या हुआ, शूट सिस्टम जो था वो ऊपर की डायरेक्शन में मूव करने लग गया। लेकिन जो रूट सिस्टम है वो रूट सिस्टम कहाँ जाएगा, देखो रूट सिस्टम किस डायरेक्शन में आ रहा है, नीचे की डायरेक्शन में आ रहा है। यानी कि ये किस डायरेक्शन में जा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन में जा रहा है। जो शूट सिस्टम है वो ग्रेविटेशनल फोर्स से दूर भाग रहा है, लेकिन जो रूट सिस्टम है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के पास की तरफ आ रहा है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं जियोट्रॉपिज्म। जो रूट्स होती है, रूट्स क्या करती है, रूट्स पॉजिटिव, रूट्स जो है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करती है, और जो शूट है वो क्या करेगा, जियोट्रॉपिज्म। जो शूट है वो क्या करेगा, वो नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म को शो करेगा, बिकॉज वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ नहीं जाएगा, वो उसके हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में ही मूव कर जाएगा। द नेक्स्ट थिंग इज कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म मतलब क्या है, एक फ्लावर जो होता है उसके अंदर हमेशा जो पोलिंग ग्रेन्स होते हैं वो हमेशा हमेशा जाके कहाँ रुकेंगे, वो हमेशा उस स्टिग्मा के ऊपर, जो फीमेल पार्ट होता है उसके स्टिग्मा के ऊपर ही चले जाएंगे, उसके अलावा वो कहीं नहीं जाएंगे। बिकॉज जो स्टिग्मा है यानी जो फीमेल पार्ट होता है वो एक तरह का केमिकल रिलीज करता है, जिसकी वजह से पोलिंग ग्रेन्स वहां पर अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं कीमोट्रॉपिज्म, बिकॉज ये केमिकल की वजह से होता है। एंड उसके बाद आते हैं हमारे नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट का मतलब कहीं पे सपोज टच कर दिया हमने तो वहां पर क्या होगा, लीव्स जो है वो फोल्ड हो जाएंगे, दैट इज द नेस्टिक मूवमेंट। यहाँ पर हमने अभी क्या देखा, हमने देखा ट्रॉपिक मूवमेंट, जो कोई एक चीज ऐसी है जो उसको हमेशा ट्रिगर कर रही है और उस ट्रिगर की वजह से ही क्या होता है, वो जो प्लांट है वो उसकी डायरेक्शन के अंदर मूव कर जाता है। फाइन, तो उसे हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। चले, डायरेक्शनल ग्रोथ होती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ इनटेक ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट इज लो। अगर हम हमारी डाइट के अंदर आयोडीन का इंटेक बिल्कुल कम कर दें, बिल्कुल ही कम कर दें अगर आयोडीन का इंटेक, तो फिर क्या होगा। तो बेसिकली जो ये आयोडीन होता है ये क्या काम करता है, तो आयोडीन हमारी बॉडी के अंदर एक ग्लैंड होती है। कौन सी ग्लैंड होती है, थायरॉक्सिन ग्लैंड होती है। ठीक है, सॉरी थायराइड ग्लैंड होती है, थायरॉक्सिन नहीं है, थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड है। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है हमारी बॉडी के अंदर, जो हमारी यहाँ नेक एरिया के अंदर होती है, तो ये जो थायराइड ग्लैंड है ये आयोडीन की हेल्प से ही क्या करती है, अपने हार्मोन को सेक्रेट करती है। इसका कौन सा हार्मोन होता है, थायराइड ग्लैंड का थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। थायराइड ग्लैंड का कौन सा हार्मोन होता है, थायरॉक्सिन हार्मोन होता है। और ये थायरॉक्सिन हार्मोन किसकी वजह से सेक्रेट होता है, आयोडीन की वजह से सेक्रेट हो पाता है और इजीली उसका यूटिलाइज भी कर लिया जाता है। लेकिन अगर आयोडीन की ही कमी हो जाएगी बॉडी के अंदर, तो वहां पे क्या होगा कि ये जो थायराइड ग्लैंड से रिलीज होने वाला जो ये हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन है, ये रिलीज ही नहीं होगा, ये सेक्रेट ही नहीं होगा या इसका फॉर्मेशन ही नहीं होगा। तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जो ये थायराइड ग्लैंड है ये फूल जाएगी। थायराइड ग्लैंड क्या होगी, फूल जाएगी। और ये फूलेगी, इसका मतलब क्या हुआ, ये नेक एरिया जो है ये फूल जाता है। तो जो नेक एरिया अगर किसी का इस तरह से फूला हुआ नजर आए तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि उसकी बॉडी के अंदर क्या है, आयोडीन की
कमी है उसको आयोडीन की अभी रिक्वायरमेंट है। फाइन। और इसी को हम क्या कहते हैं, गॉइटर भी कहते हैं। इसी को हमने क्या नाम दे दिया है, इसी को हमने नाम दिया है गॉइटर। इसको ही हम क्या कहते हैं, गॉइटर कहते हैं। गॉइटर इज अ डिजीज। ठीक है, इसके अंदर होता क्या है, देखो यहाँ पर ये गले के अंदर देखो ये बटरफ्लाई लाइक जो स्ट्रक्चर है, ये कौन है, ये है थायराइड। अब ये जो थायराइड ग्लैंड है, ये थायराइड ग्लैंड किसकी वजह से बड़ी हो जाती है, आयोडीन की कमी से बड़ी हो जाती है। आयोडीन की अगर कमी होगी तो थायरॉक्सिन जो हार्मोन है वो सिक्रेट नहीं होगा और थायराइड ग्लैंड जो है वो फूल जाएंगी। जब वो फूलेंगी तो धीरे 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 उसने क्या कर दिया, उसकी गर्दन को फुला दिया, तो इसे हमने क्या नाम दे दिया, गॉइटर नाम दे दिया। फाइन। तो आयोडीन की कमी से क्या होता है, गॉइटर हो सकता है। चलो आगे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आंसर द फॉलोइंग। अब हमें इनका आंसर देना है। देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, उनका आंसर देना है हमको एक एक करके। Which hormone is responsible for the changes noticed in females at puberty? प्यूबर्टी के टाइम पर जो फीमेल होती है उनके अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं वो किस हार्मोन की वजह से होते हैं। देखो, वी नो वेरी वेल कि कुछ हमारा क्या है, नर्व इम्पल्स होती है। नर्व इम्पल्स की वजह से पूरी बॉडी के अंदर क्या होता है, जो सिग्नल्स है वो जाते रहते हैं या इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है हमारे ब्रेन को और उससे काम हो रहा है। ठीक है, तो हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छे से चल रहा है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती है जो कि हार्मोन्स ही कंट्रोल कर पाते हैं। तो वो जो हार्मोन्स है वो कौन सिक्रेट करता है, किसकी बॉडी में कौन सा सिक्रेट होता है, कौन सा हार्मोन कहाँ से सिक्रेट होगा, क्या वह करेगा, ये सारी चीजें वैसे तो हमने पढ़ ली थी, लेकिन हम इसके साथ साथ थोड़ा सा देख भी लेते हैं। फाइन। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंजेस नोटिस्ड इन फीमेल्स एट प्यूबर्टी। सो यू नो वेरी वेल व्हाट इज प्यूबर्टी। इट इज द एज जहां पर हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो है वो मैच्योर होना शुरू हो जाते हैं एंड बॉडी के अंदर बहुत सारे चेंजेस आने लग जाते हैं। लाइक फीमेल बॉडी मेल बॉडी दोनों के अंदर बहुत ज्यादा चेंजेस आते हैं और वो चेंजेस क्या करते हैं, हमें डिफरेंशिएट करते हैं। फीमेल्स के अंदर क्या चेंजेस होते हैं, तो उनकी आवाज जो है वो थोड़ी सी कहता है तीखी होने लगती है या बहुत सॉफ्ट सी होने लग जाती है। उसके अलावा अगर देखें चेस्ट एरिया बढ़ जाता है, प्यूबिक हेयर्स आने लगते हैं, आर्मपिट हेयर्स आने लग जाते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि प्यूबर्टी के अंदर चेंज होती है। फाइन। तो ये जो प्यूबर्टी के टाइम पे इतना चेंजेस हो रहे हैं, वो इतने चेंजेस क्यों हो रहे हैं, डायरेक्टली तो नहीं होंगे। हमारे ब्रेन को नहीं पता है ना कि हाँ चलो ठीक है आज से ही चेंजेस करना शुरू कर दो, नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। तो एक सर्टेन एज आने के बाद में क्या हो गया, एक सर्टेन एज आने के बाद में हमारी बॉडी को ये समझ में आ गया कि अच्छा अब हमें इस हार्मोन की रिक्वायरमेंट है। तो जो ग्लैंड है उसको इंस्ट्रक्ट किया जाएगा कि भैया इतने टाइम तो आप शांति से बैठे थे, बिकॉज हमने आपको इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए थे। विदाउट इंस्ट्रक्शन आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अब हम आपको इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि भैया आप ये काम करो कि आप ये वाला हार्मोन जो है वो सिक्रेट करो। तो जब वो हार्मोन सिक्रेट होने लगेगा तो बॉडी के अंदर होने शुरू हो जाएंगे बहुत सारे चेंजेस। एंड वी नो वेरी वेल कि अगर हम मेल्स और फीमेल दोनों की अगर बात करें तो मेल के अंदर ऐसा एक हार्मोन होता है, कौन सा होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन नाम का हार्मोन होता है। और अगर हम फीमेल्स की बात कर ले तो फीमेल्स के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है। फीमेल्स के अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन नाम का हार्मोन होता है और वो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूबर्टी के टाइम पे बहुत सारे चेंजेस के लिए। तो बॉडी के अंदर फीमेल बॉडी में जितने भी चेंजेस होते हैं, चाहे मेंस्ट्रुअल स्टार्ट हो जाता है, चाहे आवाज में चेंज हो गया, चाहे बॉडी शेप में चेंज हो गया, पूरा बॉडी जो है वो कर्व स्ट्रक्चर बन चुकी है, चाहे कोई चेस्ट एरिया बढ़ जाए, चाहे हेयर्स आने लग जाए बॉडी के ऊपर, लेकिन फिर भी ये सारा किसकी वजह से हो रहा है, ये सारा हो रहा है एस्ट्रोजन की वजह से। बिकॉज फीमेल्स के अंदर क्या हुआ, फीमेल्स के अंदर जो पिट्यूटरी ग्लैंड थी उन्होंने क्या किया, उन्होंने ओवरीज को इंस्ट्रक्ट करना शुरू कर दिया। क्या करा, इंस्ट्रक्ट किया। इंस्ट्रक्ट करने से क्या होगा, इंस्ट्रक्ट करने से ये होगा कि हार्मोन सिक्रेट होना शुरू हो जाएगा और साथ ही साथ जो गर्ल्स होती है उनके अंदर मेंस्ट्रुअल भी स्टार्ट हो जाता है। बिकॉज वहां पर एग जो है वो भी धीरे धीरे मैच्योर होने के बाद में बॉडी उसमें से बाहर आने, ओवरी में से बाहर आने लग जाते हैं। फाइन। चलो नेक्स्ट थिंग इज ड्वार्फिज्म। ड्वार्फिज्म का मतलब क्या होता है, किसी का शॉर्ट रह जाना, किसी का बहुत छोटा सा रह जाना। रिजल्ट्स ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। ड्वार्फिज्म जो है ये कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी से होता है, ड्वार्फिज्म कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी से हो रहा है, तो जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करती है, वो ग्रोथ हार्मोन को सेक्रेट करती है। तो ग्रोथ हार्मोन जो है वो डिसाइड करता है कि भाई हमारी बॉडी की जो ग्रोथ है वो कितनी होने वाली है। ठीक है, हमारी बॉडी की ग्रोथ कितनी होगी, बड़े होंगे, छोटे होंगे, बौने हो जाएंगे, ये कौन डिसाइड करता है, ये ग्रोथ हार्मोन डिसाइड करते हैं। तो किसी पर्टिकुलर इंसान की बॉडी में, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर अगर ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये कम सिक्रेट हुआ है एक एडिक्वेट क्वांटिटी से, अगर ये ग्रोथ हार्मोन कम सिक्रेट हुआ है तो उसके डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है कि उस ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती, और अगर उसकी ग्रोथ नहीं होगी तो क्या होगा, ड्वार्फिज्म हो जाएगा, यानी वो जो पर्सन है वो बहुत छोटा सा रह जाएगा, जिसको हम कहते हैं बौना।
तो ये बौना होना जो है या ये छोटा हो जाना, बड़ा हो जाना, इसमें हमारा हाथ नहीं है। तो जो हम ये मजाक बनाते रहते हैं ना किसी का भी कि हाँ ये तो बहुत छोटा है, नहीं, इतना मजाक नहीं बनाना होता है। क्यों नहीं बनाना है? बिकॉज उनके हाथ में नहीं है, ये उनकी बॉडी अपने आप कंट्रोल कर रही है, ये उनकी बॉडी के हार्मोन्स की वजह से हो रहा है। और लोग कई बार होता है कि दवाइयां लेते हैं इन चीजों की, तो दवाइयां तो मतलब ही नहीं होता। हमें जितना हो सके ना दवाइयों को तो दूर ही रखना है, बिकॉज ये सारी चीजें जो है ये अपने आप होती है। आपकी बॉडी के हर एक पर्टिकुलर बॉडी के जो हार्मोन्स होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी में सिक्रेट होते हैं, किसी के ज्यादा हो जाते हैं, किसी के कम हो जाते हैं। तो अगर ये ग्रोथ हार्मोन जो है ये लिमिटेड एडिक्वेट क्वांटिटी में होता है तब तक तो नॉर्मल रहती है सबकी हाइट। लेकिन अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो कम हो गया तो कम होते ही क्या हो जाएगा? ड्वार्फिज्म हो जाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज्यादा सिक्रेट हो गया तब क्या होगा? तो ज्यादा सिक्रेट होने के टाइम पर जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज्यादा हो जाती है। कई बार हम देखते हैं ना कि बहुत अरे वाह लंबा चौड़ा हट्टा कट्टा आदमी है, तो वो इतने लंबे चौड़े इतने हट्टे कट्टे क्यों हो जाते हैं? बिकॉज ऑफ दी ग्रोथ हार्मोन। फाइन, चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। दैट इज ब्लड शुगर लेवल राइजेस ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ विच हार्मोन। ब्लड शुगर लेवल जो है वो कौन से हार्मोन की डेफिशिएंसी से बढ़ जाता है? अभी हमने देखा था कि डायबिटिक पेशेंट जो होता है जिनका शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है वो ऐसा क्यों होता है? बिकॉज उनकी बॉडी के अंदर जो इंसुलिन हार्मोन है वो बहुत ही कम है। जो हमारा पैंक्रियाज है, पैंक्रियाज क्या कर रहा है? पैंक्रियाज ने इंसुलिन को सिक्रेट करना बंद कर दिया या बहुत ही कम कर दिया। तो जब पैंक्रियाज जो है इंसुलिन को सिक्रेट नहीं करेगा तो ये शुगर लेवल को कंट्रोल में नहीं ला पाएगा, और जब हमारी बॉडी का शुगर लेवल कंट्रोल में नहीं आएगा तब तो हमें क्या हो जाएगी? डायबिटीज हो सकती है। दैट इज वाई डायबिटीज से बचने के लिए क्या जरूरी है? इंसुलिन बहुत जरूरी है। तो जिस भी किसी पर्सन को अगर डायबिटीज हो जाती है या कोई अगर डायबिटिक पर्सन है तो आपने देखा होगा बहुत रोज के इंजेक्शन होते हैं, तो उन इंजेक्शन में क्या होता है? इंसुलिन होता है। यानी कि उनको क्या दिया जा रहा है? इंसुलिन दिया जा रहा है कि भाई आपकी बॉडी के अंदर जितना भी शुगर लेवल है वो ये इंसुलिन क्या करेगा? ये उनको बिल्कुल कंट्रोल में ले आएगा। भले ही आपकी बॉडी ने सिक्रेट नहीं किया, लेकिन क्या हुआ? हमने एक्सटर्नली आपकी बॉडी के अंदर क्या डाल दिया? इंसुलिन प्रोवाइड कर दिया। चलो नेक्स्ट थिंग इज आयोडीन इज नेसेसरी फॉर द सिंथेसाइज ऑफ विच हार्मोन। आयोडीन जो है कौन से हार्मोन की सिंथेसाइज के लिए हेल्प करता है? अभी बताया था थायराइड ग्लैंड होती है, थायराइड ग्लैंड एक थायरोक्सिन हार्मोन सिक्रेट करती है। तो अगर आयोडीन की कमी हो जाएगी तो क्या होगा? थायरोक्सिन हार्मोन जो है वो सिक्रेट नहीं होगा। तो किसके सिंथेसाइज नहीं हो रहा है? थायरोक्सिन हार्मोन का सिंथेसाइज नहीं हो रहा है अगर आयोडीन की डेफिशिएंसी हो जाती है। तो अगर आयोडीन लिमिटेड क्वांटिटी में है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही ये ज्यादा क्वांटिटी में हो जाएगा, आयोडीन जो है वो बहुत ही कम क्वांटिटी में हो जाएगा, वैसे ही क्या होगा? जो थायराइड ग्लैंड है वो फूलने लग जाएगी और ये गॉइटर में कन्वर्ट हो जाएगा। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। ब्रेन के मेजर पार्ट्स क्या होते हैं? तो हमको पता है कि ब्रेन के अंदर क्या क्या है। तो ये रहा हमारा ब्रेन, हमने ये बहुत बार देखा हुआ है। वॉलनट वाला स्ट्रक्चर तो देखा ही होगा। तो जो हमारा वॉलनट होता है वो भी तो कुछ इस टाइप का ही नजर आता है। फाइन, तो ये क्या है? हमारा ब्रेन। इस ब्रेन के बहुत सारे मेजर पार्ट्स हैं। सबसे पहले तो ये जो हमको बहुत ऐसे लाइन लाइन जैसा कुछ दिख रहा है कि ठीक है कोई ऐसी चीज थी इसको क्या कर दिया? दबा दबा के भर दिया है किसी बॉक्स के अंदर, उस टाइप का जो ये हमें स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, इसको हम क्या नाम देते हैं? इसको हम कहते हैं सेरेब्रम। ठीक है, इसको हम क्या नाम देंगे? सेरेब्रम कहेंगे। और ये जो सेरेब्रम है ये किसमें आता है? ये फोर ब्रेन के अंदर आता है। ये किसमें आता है? फोर ब्रेन के अंदर आता है। तो ये जो बड़ा सा ये जो पार्ट है ये क्या करता है? ये थिंकिंग वाला पोर्शन है। हमारे ब्रेन का जो मेजर पोर्शन है वो किसका है? वो थिंकिंग वाला पोर्शन है कि हम सोचते कैसे, हम चीजों को याद कैसे रखते हैं। तो ये सारी चीजें कहाँ आती है? ये इस फोर ब्रेन के अंदर आती है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें तो हमारे पास क्या है? मिड ब्रेन भी आता है। मिड ब्रेन, ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है ये क्या है? मिड ब्रेन है। मिड ब्रेन के बाद में अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक और होता है हिंड ब्रेन। एक और क्या होता है? हिंड ब्रेन होता है, जो कि हमारे इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करने का काम करता है। इनवॉलंटरी एक्शंस का मतलब क्या हुआ? इनवॉलंटरी एक्शंस का मतलब हुआ कि जो कि हमारी विल पे काम नहीं करते। अब हमारा ब्लड प्रेशर है, क्या ये हमारी मर्जी पे काम करता है? नहीं करता है। हार्ट बीट है हमारी, कभी रोक सकते हैं क्या उसको कि भैया एक काम करो आधे घंटे का रेस्ट ले लो, हम भी तब तक अपना काम कर लेते हैं? पॉसिबल है? नहीं है। तो दीज आर द इनवॉलंटरी एक्शंस जिसका हमारे ऊपर कोई हमारा जो है उनके ऊपर कोई कंट्रोल नहीं है। हम उनको कंट्रोल नहीं कर सकते, ना हम उनको रोक सकते हैं, ना हम उनको बढ़ा सकते हैं, ना हम उनको थोड़े टाइम के लिए स्टॉप कर सकते हैं, फ्रीज कर सकते हैं। क्लियर है? चलो देखो उसके अलावा क्या होती है? हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस के बाद में कौन है? देखो पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये जो हमारी ग्लैंड नजर आ रही है छोटी सी, ये क्या है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। अब ये जो आपको फूल गोभी जैसा स्ट्रक्चर नजर आ रहा है इसको तो बिल्कुल ना भूले। ये क्या है? ये है सेरेबेलम। ये क्या है? सेरेबेलम है। और हमने अभी देखा था कि सेरेबेलम क्या करता है, देखा था अभी। चलो ये सेरेबेलम है जो फूल गोभी जैसा स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है,
ये सेरेबेलम क्या करेगा, आपकी बॉडी के पोस्चर को मेंटेन करेगा, प्लस हमारी बॉडी के बैलेंस को बनाए रखता है। अब हम चलते हैं, हमारी बॉडी जो है इजीली खड़ी हो पा रही है, तो ये इतना जो बैलेंस हो रहा है ये किसकी वजह से होता है, ये बैलेंस जो है ये सेरेबेलम की वजह से ही हो पा रहा है, वरना हमारी बॉडी इतना बैलेंस फॉर्म में नहीं चल पाती, इतना बैलेंस फॉर्म में हम उसको यूटिलाइज भी नहीं कर पाते अगर सेरेबेलम नहीं होता तो। फाइन। एक आता है हमारे इसके अंदर, देखो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है क्या, ये पॉन्स है, और पॉन्स के नीचे आएंगे तो क्या है, मेडुला ऑब्लोगेंटा, और इसके बाद ये जो आपको बिल्कुल एक रस्सी टाइप कुछ नजर आ रहा है कि कुछ एक नर्व है जो बाहर जा रही है, इसको हम कहते हैं स्पाइनल कोड। ये जो स्पाइनल कोड है ये वर्टेब्रल कॉलम के अंदर सेव रहती है, मतलब ये जो स्पाइनल कोड है ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन है, बहुत डेलिकेट है, तो इतना ज्यादा डेलिकेट है तो इसको प्रोटेक्शन देने की जरूरत है। प्रोटेक्शन कौन देगा, तो हमारी बैकबोन, जो हमारी बैकबोन है, जो हमारा वर्टेब्रल कॉलम है वो 33 पेयर से बना होता है, मतलब 33 बोन से बना होता है। तो ये सारी बोन्स के अंदर क्या होता है, बोन्स जो इस तरह का स्ट्रक्चर पाइप लाइक स्ट्रक्चर बनाती है जो कि होलो होता है, और उस होलो पाइप लाइक स्ट्रक्चर के अंदर कौन होता है, हमारा स्पाइनल कोड होता है, बिकॉज ये बहुत डेलिकेट ऑर्गन है। तो इसको प्रोटेक्शन कौन देगा, हमारा वर्टेब्रल कॉलम देगा। फाइन। अब ये हमारा जो ब्रेन है ये बेसिकली रहता किसमें है, तो इसका घर है हमारा ये स्कल, हमारी जो खोपड़ी है स्कल है, ये क्या है, हमारे ब्रेन का घर है। अब ये ब्रेन हमारा इसके अंदर रहता है। उसके अलावा जो ये ब्रेन है, अब देखो ये जो ब्रेन है हमारा, अगर ये उस खोपड़ी के अंदर है यानी किसी बॉक्स के अंदर है तो क्या होगा, हिलते हिलते कहीं हिल जाना चाहिए था, कहीं और चले जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये अपनी जगह पर फिक्स्ड है। क्यों है, बिकॉज यहाँ बीच के अंदर क्या होता है, एक फ्लूइड भरा होता है, और वो फ्लूइड क्या करता है, हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। फाइन। तो एक बार फिर हम इसके वर्क देख ले, कौन क्या कर रहा है। देखो फोर ब्रेन क्या करता है, हमारा थिंकिंग वाला पोर्शन, एज आई टोल्ड यू कि ये हमारा थिंकिंग पार्ट है, जो मेजर थिंकिंग वाला पार्ट होता है वो कौन है, फोर ब्रेन होता है। ये वो रीजन है जहां पर सेंसरी इंपल्सेस जो है आते हैं वेरियस रिसेप्टर्स से। उसके अलावा सेपरेट एरियाज होते हैं फोर ब्रेन के अंदर जो हियरिंग में काम आते हैं, स्मेल के लिए काम आते हैं, साइट के लिए आते हैं, और बहुत सारी चीजों को मेमोराइज करने के काम में आते हैं। तो इन सब के लिए फोर ब्रेन के अंदर बहुत सारे डिफरेंट पार्ट्स बना रखे। तो इतना बड़ा जो हमारा फोर ब्रेन है वो पूरा एक काम नहीं करता, उसके अंदर भी पार्ट्स डिपार्टमेंट्स हमने बना के रखे हैं। मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन है, ये क्या कंट्रोल करता है, इनवॉलंटरी एक्शंस। एज आई टोल्ड यू कि इनवॉलंटरी एक्शंस का मतलब जो कि हमारे विल के अंदर नहीं होते हैं, जो हमारे कंट्रोल के अंदर बिल्कुल भी नहीं होते हैं। सेरेबेलम जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वॉलंटरी एक्शंस के लिए, जो कि हमारे कंट्रोल में होंगे, हमारी बॉडी का पोस्चर हो गया, हमारी बॉडी का बैलेंस हो गया। सेरेब्रम है, ये सेंसरी प्रोसेसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। मेडुला ऑब्लोगेंटा है, ये इनवॉलंटरी फंक्शंस के लिए होता है। पोन्स जो है वो रेस्पिरेशन और इनवॉलंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, बेसिकली सेंसेशंस को कंट्रोल करता है, टच हो गया, पेन हो गया। हाइपोथैलेमस है, ये हमारे नींद को, ये सबसे अच्छा है, ये क्या करता है, हमारे स्लीप और वैक साइकिल को, यानी कि हम कब सोएंगे कब उठ रहे हैं, ये सारी चीजें कौन कंट्रोल करता है, ये हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। एंड हाइपोथैलेमस इज द मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। फाइन। हाइपोथैलेमस क्या होता है, मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड। व्हाट इज द, हु इज द मास्टर ग्लैंड, दैट इज पिट्यूटरी ग्लैंड। तो ये क्या है, ये उसका भी मास्टर है। चलो आगे आ जाओ, नेक्स्ट थिंग पे आ जाओ, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स द सेंट्रल एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ये हमने पढ़ा था, ये हमने कब पढ़ा था, जब हमने चैप्टर को स्टार्ट किया था। हमने कहा था कि भाई एक तो हमारा होता है नर्व इम्पल्स और एक होता है हमारा हार्मोनल, ठीक है, केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। तो हमने कहा था कि नर्व इम्पल्स जो होता है उसके अंदर नर्वस सिस्टम होता है, और नर्वस सिस्टम जो है वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी होता है और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम भी होता है। सेंट्रल का मतलब क्या होता है, बिल्कुल जो सेंटर के अंदर प्रेजेंट है, और पेरिफेरल का मतलब क्या हो गया, जो साइड्स के अंदर है। तो हमारी बॉडी के सेंटर में क्या है, हमारी बॉडी के सेंटर में है ये ब्रेन और ये स्पाइनल कोड। ये ब्रेन और ये स्पाइनल कोड कहाँ पर है, सेंटर के अंदर है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये दोनों मिला के क्या करते हैं, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाते हैं। तो देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसके अंदर क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर होता है ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। ब्रेन एंड क्या होता है, स्पाइनल कोड होता है। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, अब देखो हाउ आर द कंपोनेंट्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रोटेक्टेड। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के जो कंपोनेंट्स है, मतलब ये जो ब्रेन है और ये स्पाइनल कोड है, इनको प्रोटेक्ट कैसे किया जाएगा। तो अभी हमने कहा था कि ब्रेन कहाँ प्रेजेंट होता है, स्कल के अंदर प्रेजेंट होता है। स्कल इज अ काइंड ऑफ बॉक्स। अब ब्रेन को अगर उसके अंदर डाला है तो ऐसा नहीं होगा ना कि ब्रेन तो जो है कंटिन्यूअसली यहाँ से वहां हिलता रहेगा। अब इस हिसाब से देखा जाए तो ब्रेन को बहुत डैमेज हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बिकॉज उसके बीच में एक फ्लूइड भरा होता है, क्रेनियल फ्लूइड कहते हैं उसको।
वो फ्लूइड क्या करता है, वो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन देने का काम करता है। एंड जो स्पाइनल कॉर्ड है वो क्या करेगा, स्पाइनल कॉर्ड जो है वो वर्टेब्रल कॉलम के अंदर स्टोर रहता है, वर्टेब्रल कॉलम के अंदर बिल्कुल सेफली रहता है वो। क्यों? क्योंकि हमारे जो वर्टेब्रल कॉलम है ये देखो 33 बोन से मिलके बना होता है। तो ये जो वर्टेब्रल कॉलम है इट इज अ काइंड ऑफ होलो पाइप। ये जो वर्टेब्रल कॉलम हमारा नजर आ रहा है आपको, ये क्या है, ये इट इज अ काइंड ऑफ होलो पाइप। होलो पाइप मतलब बिल्कुल खोखला सा पाइप जैसा स्ट्रक्चर है। इसके अंदर क्या होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड जो है बिल्कुल वहां पे सेफ रहेगा। फाइन। और उसके अलावा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन आता है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर आता है हमारी सारी नर्व्स। बॉडी की जितनी भी नर्व्स होती है सारी की सारी किसके अंदर आ जाएगी, ये सारी की सारी आ जाएगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंदर। फाइन। चलो, तो आई होप कि ये क्लियर हो गया है कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। तो हमेशा याद रखना, सेंट्रल का मतलब होता है सेंटर वाला, ठीक है, और पेरिफेरल का मतलब साइड वाला। तो पेरिफेरल में तो ओनली नर्व्स आती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आता है। चलो, ये हो गया हमारा आंसर। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर रिफ्लेक्स एक्शंस, गिव 2 एग्जांपल्स। रिफ्लेक्स एक्शंस क्या होता है जो कि सडन हो जाते हैं। गर्म चीज को हाथ लगाया, हाथ हट गया, रिफ्लेक्स एक्शन है। ठंडी चीज को टच किया, अचानक से हाथ हट गया, रिफ्लेक्स एक्शन है। निडल के ऊपर पैर चला गया, पैर एकदम से ऊपर उठ गया, हमारा रिफ्लेक्स एक्शन है। तो ये सारे क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं जो कि बिल्कुल सडन होते हैं, बिल्कुल सडन चेंज हो जाता है हमारी बॉडी के ऊपर। तो उसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। बिकॉज जो सडन चेंज हुआ है उसकी वजह से हमारी बॉडी ने बहुत जल्दी रिएक्ट किया है। फाइन। एक्सप्लेन करना रिफ्लेक्स आर्क को। तो रिफ्लेक्स आर्क हमने अभी पढ़ा था, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है क्वेश्चन के अंदर। क्या होता है रिफ्लेक्स आर्क, तो देखो यहाँ पर गर्म चीज को टच किया तो किसने सेंस किया, इसको रिसेप्टर्स ने सेंस किया। सबसे पहले इसको किसने सेंस किया, रिसेप्टर्स ने सेंस किया। अब ये जो रिसेप्टर्स है ये किसको इंफॉर्मेशन दे देंगे, ये दे देंगे सेंसरी न्यूरॉन्स को। ये किसको देंगे, सेंसरी न्यूरॉन्स या फिर नर्व को, सेंसरी न्यूरॉन्स को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि भैया यहाँ पे गर्म चीज है, टच हो गई है गर्म चीज से, अब क्या करना है। तो ये सारी इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, ये इंफॉर्मेशन जाएगी हमारे स्पाइनल कॉर्ड तक। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगी, स्पाइनल कॉर्ड तक जाएगी। जो स्पाइनल कॉर्ड है उसके पास अथॉरिटी है, तो वो सोचेगा नहीं, समझेगा नहीं, चुपचाप फटाफट से क्या करेगा, इनको इंस्ट्रक्ट कर देगा कि भैया एक काम करो, वहां से जाके हाथ हटा लो। लेकिन ये हाथ हटाने वाला जो ये प्रोसेस है, ये जो इंस्ट्रक्शन है, ये कौन लेकर जा रहा है, ये लेकर जाता है मोटर न्यूरॉन। ये कौन लेकर जाता है, मोटर न्यूरॉन। मतलब कि जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको इन्फॉर्मेशन किसने दी, मोटर न्यूरॉन ने दी। स्पाइनल कॉर्ड को इन्फॉर्मेशन किसने दी, मोटर न्यूरॉन ने दी। मोटर कॉर्ड नहीं, मोटर न्यूरॉन ने, ठीक है, मोटर न्यूरॉन्स ने दी। स्पाइनल कॉर्ड ने इन्फॉर्मेशन किसको दे दी, मोटर न्यूरॉन्स को दे दी। अब ये जो मोटर न्यूरॉन्स है ये क्या करेंगे, ये मसल्स को इन्फॉर्मेशन देंगी, ये मसल्स को इंस्ट्रक्शंस देंगी कि भैया एक काम करो, फटाफट से हाथ हटाओ, जल्दी से कॉन्ट्रैक्शन करो, रिलैक्सेशन करो, और वहां से क्या कर ले, हमारा हाथ हटा ले, अदरवाइज क्या होगा, जल जाएगा। तो ये जो कंप्लीट आर्क बन रहा है इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। फाइन। तो इस कंप्लीट आर्क को हमने क्या नाम दिया है, इसको हमने नाम दिया है रिफ्लेक्स आर्क, ठीक है। और ये कब होता है, ये जो सडन जो एक्शंस होते हैं उनके अंदर लिया जाता है, जहां पर सडन रिएक्शन देना होता है वहां पर इसका यूज किया जाता है। अदरवाइज जो स्पाइनल कॉर्ड है उनका वही काम है कि वो जाएगा ब्रेन तक, इंफॉर्मेशन देगा और ब्रेन उसको फिर कमांड देगा, और वही इंस्ट्रक्शंस जो है स्पाइनल कॉर्ड लेकर आएगा, और उसके बाद नर्व्स को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। लेकिन कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं, रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, जहां पर जो स्पाइनल कॉर्ड है उसको आगे इंस्ट्रक्ट करने, आगे इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं होती है फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, तो वो खुद ही वहां पर इंस्ट्रक्शन दे देता है। फाइन। उसके बाद ब्रेन को पता चल जाता है ये चीजें। चलो, तो इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स आर्क। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज केमिकल कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस इन एनिमल्स। तो क्वेश्चन हमें क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि भाई केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है एनिमल के अंदर कैसे होता है। देखो, अभी तक जो हमने नर्व्स के बारे में पढ़ा था उसके अंदर तो क्या था कि भाई नर्वस सिस्टम है वो काम करता है, उसके बाद जो है बॉडी को इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं। फाइन। उसके बाद क्या होता है, सारे एक्शंस लिए जाते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूं केमिकल कोऑर्डिनेशन की, कि बॉडी के अंदर जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, जो पूरा केमिकली पूरी बॉडी कोऑर्डिनेट होती है कि भाई हमारा हाथ इतना ही बड़ा होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि एक हाथ बड़ा हो जाए एक हाथ छोटा हो जाए, ऐसा नहीं हो कि ये जो आंखें हैं ये कहीं और भी उगने लग जाए। तो ये सारे जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं ये कौन देता है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन की वजह से हो पाता है। पूरी बॉडी जो है वो केमिकली कोऑर्डिनेट करती है। कैसे करती है, तो बॉडी के अंदर बहुत सारी ग्लैंड्स होते हैं, इनको हम क्या कहते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, जो ये एंडोक्राइन
क्राइन ग्लैंड्स होती है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है, ये अपने सेक्रेशन को डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में छोड़ देती है। दे आर डक्टलेस ग्लैंड, इनके अंदर कोई डक्ट नहीं होती है, कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर नहीं होगा, कोई डक्ट नहीं होगी, तो ये डक्टलेस ग्लैंड होती है। और डक्टलेस ग्लैंड जो है ये डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर क्या करेगी, अपने सिक्रेशन को छोड़ देगी। फाइन, तो इन्होंने क्या किया, अपने सिक्रेशन को यानी अपने केमिकल्स को, इन्होंने कुछ केमिकल्स जो है वो फॉर्म किए और उनको बनाने के बाद में, उनको प्रोड्यूस करने के बाद में उनको ब्लड स्ट्रीम में छोड़ दिया। अब ये ब्लड स्ट्रीम में कहाँ जाएंगे, ये घूमते 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 अपने टारगेट एरिया तक पहुंच जाएंगे कि बेसिकली इनको जाना कहाँ है। फाइन, और अपने टारगेट एरिया तक जाने के बाद में ये अपना काम कर देंगे। लेकिन नर्व इम्पल्स जो होता है वो थोड़ा सा फास्ट होता है, बिकॉज वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स की वजह से काम कर रहा है। और ये जो केमिकली कोऑर्डिनेशन होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन है, ये थोड़ा सा स्लो होता है, ये इसको एक थोड़ा सा टाइम लगता है उस काम को प्रोसेस करने में। फाइन, तो जैसे कि हम बात करते हैं प्यूबर्टी की एज की, तो वो भी किसकी वजह से हो रही है, हार्मोन्स की वजह से हो रही है। हमारी हाइट है, हार्मोन्स की वजह से होती है, इन्हीं केमिकल्स की वजह से किसी की हाइट बड़ी हो जाती है, किसी की हाइट बिल्कुल छोटी रह जाती है। तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हार्मोन्स जो है वही कंट्रोल करते हैं। तो देयर आर सो मेनी ग्लैंड्स। कौन कौन सी ग्लैंड्स होती है, देखो फर्स्ट ग्लैंड कौन सी होती है, पीनियल ग्लैंड है। उसके अलावा कौन सी है, पिट्यूटरी ग्लैंड है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड इज द मास्टर ग्लैंड, ये हमने देखा है। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन होती है, मास्टर ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड है। उसके बाद कौन है, उसके बाद है थायराइड ग्लैंड होती है, और एक होती है पैराथायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करेगी। थायराइड ग्लैंड क्या करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करेगी। पैराथायराइड ग्लैंड क्या करेगी, पैराथायरोक्सिन हार्मोन सेक्रेट करेगी। उसके बाद आ जाओ एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, एड्रिनलिन हार्मोन सेक्रेट करती है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करती है, एड्रिनलिन हार्मोन सेक्रेट करती है। एंड वी नो वेरी वेल कि एड्रिनलिन हार्मोन हमें कहाँ जरूरत होती है, जब सपोज किसी के पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, कोई ऐसा पर्सन जो कहीं खड़ा था, हो सकता है उसके पीछे अगर कोई कुत्ता पड़ गया तो क्या होगा, वो एकदम डर जाएगा और डर के मारे क्या करेगा, एकदम भागने लगेगा। अब उस डर के टाइम पे क्या होता है, हार्ट बीट तेज हो जाती है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो इन सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है, ये सब एड्रिनलिन हार्मोन की वजह से कंट्रोल होते हैं। फाइन, तो एड्रिनलिन हार्मोन जो है ये हमें ऐसी सर्टेन जो सिचुएशंस आती है उनके अंदर हमको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। नेक्स्ट थिंग इज पैंक्रियाज। पैंक्रियाज क्या करता है, पैंक्रियाज देता है इंसुलिन हार्मोन को, जो कि हमारे ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। पैंक्रियाज क्या करता है, इंसुलिन हार्मोन सेक्रेट करता है, जो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में करने का काम करता है। ब्लड शुगर लेवल अगर कंट्रोल में रहेगा तो किसी पर्सन को डायबिटीज नहीं होगी। अगर ब्लड शुगर लेवल जो है बढ़ गया या कम हो गया तो डायबिटीज हो सकती है। नेक्स्ट वन इज ओवरी। ओवरी क्या करती है, तो ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन हार्मोन को सेक्रेट करती है। प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हमने सुना है फीमेल के अंदर होती है ये ग्लैंड्स, और ये दो हार्मोन को सेक्रेट करेगी। उनकी वजह से क्या होता है, प्यूबर्टी की एज जो है वो स्टार्ट हो जाती है। फाइन, टेस्टीज है। टेस्टीज किसमें होती है, मेल के अंदर होती है, ये भी पेयर्ड होती है। और ये जो टेस्टीज है इनके अंदर कौन सा हार्मोन सेक्रेट होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सेक्रेट होता है। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है ये मेल की प्यूबर्टी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये मेल बॉडी के अंदर जितने भी चेंजेस होते हैं एट द एज ऑफ प्यूबर्टी, वो सारे जो चेंजेस है उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो कौन सेक्रेट करता है, टेस्टीज सेक्रेट करती है। फाइन, तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि ये बेसिकली जो केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है वो किस तरह से होता है। तो देखो ग्लैंड्स जो होती है वो क्या करती है, हार्मोन्स को सेक्रेट करेगी, हार्मोन्स को ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर दिया जाएगा और वो अपने टारगेट टिश्यू तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद वो अपना फंक्शन जो है वो स्टार्ट कर देंगी। फाइन, चलो, सो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। और अगर सारे क्वेश्चंस क्लियर है दैट मीन्स कि यहाँ हमारा चैप्टर का रिवीजन भी खत्म होता है और अब आपको इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना है और अब बिल्कुल नहीं डरना है एग्जाम से। थैंक यू सो मच।